अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें एक बार वेलकम टू ऑडियो नावल उर्दू या नावल बुक। हाँ जी, किसी लोगों को लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा हम पार्ट को भूल के अपलोड करना डार्क लव सागा का, लेकिन हमने बताया था हमारे कज़न ब्रदर की शादी है, इस वजह से हम बिजी हैं। और दूसरा प्लीज़ पहले ही बता दें, प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें। हमारे ब्रदर का गला ख़राब है, जिसकी वजह से उससे इतनी बुरी खांसी हुई है ना, और ये पता नहीं लड़के फटते क्यों नहीं ऐसे वैसी चीज़ें खाने से फिर भी। इस वजह से आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगर आवाज़ आ जाए तो ये मत कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पार्ट अपलोड कर रहे हैं, वरना कल को ना सारा के थ्रू हमने अपलोड करवा देना था। कल से ना 3-4 दिन तक सारा पार्ट को अपलोड करेगी, ठीक है, क्योंकि हम फिर शादी में बिजी होंगे इसलिए। और उसके बाद फिर हम अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। चलें पार्ट को स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। पार्ट 7 आई थिंक सो, हमें इतना याद नहीं है। डार्क लव सागा बाय वहीबा फातिमा। रात की तारीकी में नमी की मिलावट थी, जैसे बहुत गहरी, उदास और तारीक सी रात थी। रात के तकरीबन 1 बजे थे। वो पाशा इब्राहिम की गोद में सरखे जाने कौन से गैरमनी नुक्ते को घूरे जा रही थी। पास ही रहा कुरान पाक की तिलावत करके इसके ऊपर फूंक मारी जा रही थी। आज तो शफा भी इसी अपार्टमेंट में मौजूद थी, जबकि आर्यन हॉस्पिटल में उनके पास ही था। वो लोग आज ही दिन में अपार्टमेंट में आए थे और अब वो मोजा के कमरे में थे। आज दिन में इसे फिर काफ़ी अरसे के बाद वो भयानक मंजर देखकर पैनिक अटैक आया था, मगर अब वो तूफान गुजर जाने के बाद के समुद्र की तरह पुरसुकून थी। इसे नहीं पता था वो अपार्टमेंट कैसे पहुंची थी। अमन इसे अपार्टमेंट लाया था, मगर पाशा इब्राहिम के यहाँ आने की खबर सुनकर वापस हॉस्पिटल चला गया था। पाशा इब्राहिम धीमे से इसके बालों में हाथ फेर रहा था। वो आपस में कोई बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ कहने को बचा ही नहीं था जैसे। इसीलिए कमरे में 4 अफराद होने के बावजूद खामोशी थी। तभी मोजा का फ़ोन रिंग हुआ। इसने धीमे से उठकर फ़ोन चेक किया। मिस फरियाल का था। इसने यस करके कान को लगाया। जी मैम। धीमे से इनसे फ़ोन करने का मुद्दा पूछा। मोजा बेटा, मुझे मालूम है आपकी तबीयत ठीक नहीं, मगर सोनिया को बहुत तेज़ बुखार है। आज आप दिन में यहाँ एंजल वार्ड में नहीं आ पाई, मगर अब सोनिया आपको बहुत याद करी है। अगर एक ही जिद लगा रखी है कि मोजा आप ही से ही मेडिसिन लेनी है, तब सोना है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप किसी के साथ यहाँ आ सकती हैं। अगर कहती हैं तो मैं आपको लेने आ जाती हूँ। मिस फरियाल की मुल्तजी आवाज़ पर वो पल भर को खामोश हुई, मगर फिर शर्मिंदा भी हुई। फ़ोन में से आवाज़ बाहर तक गूंजी, सो सबने ही सुन लिया था कि आखिर बात क्या है। दरअसल ये इसके साइकोलॉजी सेशन का एक हिस्सा था कि इस तरह के पैनिक अटैक के बाद क्या वो अपार्टमेंट से बाहर निकल पाएगी या नहीं। इट्स ओके मैम, मैं ठीक हूँ और आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आ जाती हूँ, मोजा ने बोलकर फ़ोन रखा। प्रिंसेस मैं छोड़ कर आऊँ? पाशा इब्राहिम ने इससे कहा। नहीं बड़े पापा, मैं चली जाऊंगी, इसने सुकून से जवाब दिया। मगर तुम्हारी तबीयत? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, इसने कंधों पर शाल ओढ़ते कहा और सुकून से मोबाइल लिए बाहर निकल गई। इसे सुकून की तलाश थी, चैन करार की, जो इसे कहीं नहीं मिल रहा था। शायद हॉस्पिटल मिल जाए, तभी जाने कहाँ से आई थी इतनी हिम्मत इसमें कि वो रात के इस पहर अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। ग्राउंड क्रॉस करके वो हॉस्पिटल का कॉरिडोर पार कर गई। एंजल वार्ड में आकर सोनिया के नाज नखरे उठाए, जो थैलोसीमिया की मरीज़ा थी। लेकिन काफ़ी देर इसके पास बैठी इसके बालों में हाथ फेरती रही, और जब गहरी नींद सो गई तो मिस फरियाल के पास आई, जिनकी आज नाइट ड्यूटी थी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया मोजा आपका, नहीं तो मैं तो परेशान ही हो गई थी, मिस फरियाल ने मुस्कुरा कर कहा तो खामखा शर्मिंदा हो। वो धीमे से कहती बाहर निकली। अपने मोबाइल में हैंड फ्री सेट करते वो कॉरिडोर क्रॉस कर रही थी। मोबाइल के वॉइस फोल्डर में से वो मखसूस फोल्डर तलाशने लगी, मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हॉस्पिटल के बीचों बीच बनी क्लासेस की दीवारों की बनी छोटी सी मस्जिद की जानिब से वो ये आवाज़ मध्यम बोलियों में ही सही, मगर वो सुन सकती थी। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। कदम खुद ब खुद और बेख्तियारी दाएं तरफ के कॉरिडोर की जानिब बढ़े। वो जूं आगे बढ़ रही थी, आवाज़ का वॉल्यूम तेज़ होता जा रहा था। सूरत तौबा की तिलावत की जा रही थी। यही दिल पर लर्ज़ा तारी करती, रूह को सुकून बख्शती, रक्कत भरी पुरअसरार आवाज़ थी। मोजा एक ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कदम खुद ब खुद खींचे चले जा रहे हों। दिल की धड़कनें तेज़ तरीन होती जा रही थी। वो मस्जिद के बाहर अब अंदर मुलगजी सी रोशनी में ग्लास वाल से इस शख्स के दाएं तरफ की हल्की सी झलक देख सकती थी। छोटा सा पिलर था जिससे इसने टेक लगाई हुई थी। ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर फैली हुई थी। सफ़ेद नमाज वाली टोपी सर पर पहनी हुई थी। वो बड़ा सा ग्लास डोर धकेलकर बिला खौफो खतर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई थी। अमन, जो कि आंखें मूंदे पूरे जज़ब से तिलावत में मशगूल था, सुकून की तलाश थी, इसलिए अमन की जगह आर्यन ड्यूटी पर था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ आन बैठा था। उसने दरवाज़ा खुलने की आहट पर आंखें खोले, मगर तलावत जारी रखी। मोजा अंदर दाखिल होकर वहीं ग्लास वाल से टेक लगा कर बैठ कर तलावत सुनने लगी। अमन को जब खुशबू से महसूस हुआ कि इसके पीछे मस्जिद में कौन आकर बैठा है,
तो वो फिर बेचैन हुआ मगर तिलावत जारी रखी। कुर्बान जाए बंदा इस रब के रहम पर, इसके गफूर और रहीम होने पर, इसके रहमान और रहीम होने पर, जो इंसान के ऐब तो बड़ी राजदारी से छुपा लेता है। इंसान के गुनाह और ऐब उसके चेहरे से यहाँ तक नहीं होने देता, छुपा लेता है, धो देता है, तौबा के पानी से पाक साफ कर देता है। ना सिर्फ खुद पर्दापोशी इख्तियार करता है बल्कि अपने बंदों को भी दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी इख्तियार करने का हुक्म देता है। हाँ, मगर इंसान की नेकियों की निशानी मेहराब की सूरत जरूर इसके चेहरे से जाहिर कर देता है। मस्जिद में बैठा हुआ शख्स इस बात की जिंदा मिसाल था। सूरत की तिलावत मुकम्मल हो चुकी थी। मोजा जो आंखें मूंद कर वो तिलावत आज लाइव सुन रही थी, इसके खामोश होने पर चौंक गई। अमन धीमे से उठा इसकी जानिब पुष्ट किए ही मस्जिद की दूसरी जानिब के डोर की जानिब कदम बढ़ाया। बात सुने, कौन है आप हाफिज़ कुरान है? मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या मुझे आप अपना नाम बता सकते हैं? मोजा फौरन अपनी जगह से उठी थी कि वो दुनिया में किसी से भी डर सकती थी मगर इस आवाज़ और इस आवाज़ वाले से नहीं। अमन ठिठक कर रुका। जाइए आप यहाँ से मोहतरमा, नहीं तो आप खौफजदा हो जाएंगी आप मुझसे, अमन ने धीमी सरगोशी में बेबसी से लब पींचते कहा था। मोजा ने नासमझी से इस अजनबी की पुश्त को देखा। नहीं, आप जितने नेक हैं और आपकी तिलावत की आवाज़ में जितनी पाकीज़गी है, मैं कभी आपसे खौफजदा हो ही नहीं सकती, मोजा ने कहा और तेज़ी से खुद चलकर इसके सामने आई थी। मोजा अपनी जगह पर साकित रह गई, फटी फटी निगाहों से सामने खड़े शख्स को, इसकी टोपी को, इसके माथे पर बने इस मेहराब को देखेगी जो निगाहें चुराए अपनी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा दूसरी जानिब देख रहा था। हैरत की बात थी, वो अब इससे देखकर भी खौफजदा नहीं हो पा रही थी, बस बेयकीनी से इसे देखेगी। आपने कोई रिकॉर्डिंग चला रखी थी क्या? ऐसा ही होगा ना, है ना? वो करीब आकर इसका गिरबान झंझोड़ कर बोली थी। अमन ने इसकी जानिब देखने से ग्रेस किया। लीव इट जज़ा। अमन ने कीदत से इसके कलाइयों से थाम कर इसे दूर हटाया। नहीं, मुझे इस आवाज़ की हकीकत जाननी है अभी और इसी वक्त। वो फिर चलाई थी। कबूल करना बहुत मुश्किल था मगर इस हकीकत जाननी थी, सो इसे उलझती रही। अमन ने बेबसी से अपने लब पीछे, तब इसने बड़े सुकून से इसके सामने सूरत मुज़म्मिल की तिलावत की थी। मोजा इसकी जानिब देखेगी और वो आवाज़ सुनेगी। अमन ने तिलावत मुकम्मल की और खामोशी से इसकी जानिब एक नज़र देखा। आओ जज़ा, तुम्हें अपार्टमेंट छोड़ दूँ, इसने धीमे से कहा और जाकर बाहर फिर इसकी जानिब पुष्ट किए खड़ा हो गया। मोजा खामोशी से बाहर निकली। अमन इसके आगे खामोशी से चलने लगा और वह इसके पीछे वक्तन फवक्तन एक कुलची निगाह से इसकी पुष्ट को घूर लेती। आज वो पहली बार इसके हमकदम थी। कॉरिडोर से निकलकर वो नीम तारीख ग्राउंड में निकल आए। जज़ा, अमन ने पुकारा। इसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। आज अभी मुझसे डर नहीं लग रहा? वो जाने क्या पूछना चाहता था। मेरा नाम मोजा समी खान है और तो कुछ नहीं सूझा। अभी से ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं कर सकती थी, सो तिलमिला कर बोली। अमन का दिल किया वो खुलकर मुस्कुराए मगर बाकी ख्वाहिशात की तरह यह ख्वाहिश भी अपने दिल के तहा खानों में दुबा ली। चांद की ठंडी चांदनी चहार सू फैली हुई थी। ऐसे में सर्द हवा के झोंके जिस्म से टकराते अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। वो ग्राउंड में रखे एक बेंच के करीब से गुजरे। एक स्याह मोटा ताज़ा बिल्ला बेंच से निकलकर अचानक भुटका और दूर भागा तो मोजा बुरी तरह खौफजदा हुई। तब 2 कदम का फासला भी भाग के तय करके इसकी शाल मुट्ठियों में दबोची थी। अमन चौंका। इट्स ओके, बिल्ली थी। अमन ने इसे तसल्ली देना चाहिए। मुझे पता है। मोजा ने इसकी शाल छोड़ते झटकने के अंदाज में कहा तो वो खामोश हो गया। अपार्टमेंट के अंदर पाशा इब्राहिम जो कि मोजा का इंतजार कर रहा था, खुशगवार हैरत से लाउंज की खिड़की से ये मंजर देखा। वो दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक आकर रुके थे। अमन ने दरवाजे का लॉक इसके लिए खोला। वो अंदर दाखिल होगी। वो लाशौर में ये तस्वर किए बैठी थी कि शायद वो भी अंदर आएगा। तभी मोजा अपने पीछे दरवाज़ा लॉक किए बगैर अपने कमरे में चली गई। पाशा इब्राहिम तेज़ी से जानबूझकर दरवाजे तक आया था मगर वो इतनी ही तेज़ी से वापस लौट गया। पाशा इब्राहिम ने इसकी लंबी चौड़ी पुश्त को देखा। वो क्यों इनका सामना नहीं करना चाहता था? ये बात पाशा इब्राहिम की समझ से बालातर थी। वो हाफ़िज़ कुरान था, नमाजी, परहेज़गार और काबिल डॉक्टर था और अब तो मोजा भी ठीक होने लगी थी, तो वो पाशा इब्राहिम के सामने क्यों नहीं आना चाहता था? पाशा की आंखें नम हुई थी। वो जल्दी से कमरे में चला आया। मोजा अपने कमरे में आकर बंद हुई थी। अपने बिस्तर पर लेटकर एक मरतबा फिर फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन की और हैंडफ्री लगाकर वो तिलावत सुनते सुनते सो गई। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और वो अपने बेड पर बैठी अपनी गोद में धरे अपने सफ़ेद खाली हाथ देख रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अर्शन जब इसे यहाँ छोड़कर गया था तो वो बिलक बिलक कर रोती अंदर आई थी। तब वो ख्वाजा ज़रा, जिसे सब यहाँ पिंकी दादो बोलते थे, उन्होंने रोहा और इसको अपने कमरे में बुलाया था। पहले इससे तिलावत सुनी, फिर अचानक कहा कि चलो तुम्हारे बचपन की मूवीज़ देखते हैं। तब वो इनके साथ बैठी अपने बचपन की तमाम वीडियोस देखती रही थी। हर वीडियो, हर क्लिप में अगर वो किसी के साथ दिख रही थी तो वो वही था। इसके मुतालिक बहुत सारी बातें थी जो पिंकी दादू इसे बताती रही थी। वो बेयकीनी से देखती गई। उन्होंने इसे बीना के बारे में बताया कि इसे कूड़े पर से उठा कर लाया गया था। इन दिनों अर्शन की मुर्दा बहन पैदा हुई थी तो वो बहुत रोया था मगर फिर बंटी के आ जाने से वो बहल गया था। फिर वो इसे अपनी सगी बहनों से भी बढ़कर मारने लगा और वाइट पैलेस का इन ख्वाजा सरों से रिश्ते इस नवैयत के थे, माओ बहनों और बेटियों जैसे। वो कहती रही। वो खामोशी से
दम साध कर सुनती गई। जहन में अजीब झमाके से हुए। शायद वाइट पैलेस में कई तब्दीलियां करके इसे रेनोवेट करवाया गया था कि वीडियोस में जो तवील तरीन लॉन नज़र आ रहा था इसमें अब काफ़ी सारी तब्दीलियां की गई थी। और ये जो वीडियोस में ग्राउंड नज़र आ रहा था वो तो काफ़ी जाना पहचाना था। इसमें तो बारहा इसने खुद को ख्वाबों में खेलते भागते दौड़ते देखा था। ये वही तो ग्राउंड था जिसमें वो अंधाधुंध भागती थी और वह दीवाना वारिस के पीछे भागता था, इसे आवाज़ें देता था, अपनी जानिब पुकारता था। हेवले नज़र वाज़ेह होने लगे। ज़मीन से धुंध छट गई। वेट जहन से उठता है, ये बात तुम्हारे तक कान के नीचे लगाने वाली हो गई है। और सब याद आने लगा। हमने इसलिए कहा था हम बाद में कर देंगे। अब देखो कैसे कैसे लफ्ज़ पढ़े हैं। तेज़ी में ऐसा ही होता है क्योंकि हम बस जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। हाँ, वो इसी ग्राउंड में तो खेलती थी और ये सब चेहरे जाने पहचाने थे। वो भी तो जाना पहचाना था। अभी से नींद नहीं आ रही थी। सोच सोच के दिमाग माउफ हुआ जा रहा था और ध्यान के पर्दे पर बस एक ही शबीहा ही लहरा रही थी। क्या था वो शख्स? हाँ, वो तो बचपन से ऐसा ही था। इसके लिए इतना ही शिद्दत पसंद, इतना ही पागल, इतना ही जुनूनी। वो सही कहता था। अर्शन ने इसे अपनी रूह में बसाया था, तभी तो वो जिस्मों से जुदा होकर भी दिया से जुदा नहीं हो पाया था। अर्शन का इसके ख्वाबों में आकर इसे यूं पुकारना ही ये साबित करता था कि इसकी रूह को पुकारती थी। वो आज जाने क्यों मगर बिला झिझक इस बेड पर बैठी थी। कल से इसे ये तो गट फीलिंग आ ही रही थी कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, मगर अब पिंकी दादू की बातें सुनकर वो मजीद शर्मिंदा हुई थी। तभी आहट पर वो चौंकी और दिल तेजी से धड़का। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। वो जो इतनी रात को थका हारा वापस आया था, इसे अपने कमरे में और बेड पर बैठे देख चुका था, मगर चेहरा किसी भी किस्म के एहसास से आरी ही था। तभी से मुखातिब के बगैर ड्रेसिंग की जाने बढ़ा। अपना आरामदाह सूट निकाल कर वाशरूम गया। वो काफ़ी देर के बाद बाहर आया था। इसे स्टिल इधर ही बैठे देख इसके माथे पर बल आए थे। तुम जा सकती हो इस कमरे से, कोई जोर ज़बरदस्ती या पाबंदी नहीं है। जाओ अपने जैसे परहेजगारों में रहो जाकर, अर्शन ने बेलचक लहजे में कहा। तो वो जो इंतजार कर रही थी कि वो इससे मुखातिब हो, इसकी इस बात पर सन्नाटों की जद में आई थी। झटके से सर उठाकर इसकी जानिब हैरत से देखा। ये अल्फाज अगर वो वीडियोज़ देखने से पहले वो इसके मुँह से सुनती तो यकीनन बहुत खुशी महसूस करते हुए इस कमरे से भाग जाती, मगर अब इन अल्फाज को सुनकर अजीब खालीपन का एहसास हुआ था। तभी वो इसकी जानिब हैरत से देखेगी। आई सेड गेट लॉस्ट दिया। वो धाड़ा तो वो उछलकर अपनी जगह से उठी थी, मगर अपनी जगह से हिली फिर भी नहीं। क्यों जाए हम यहाँ से? आपने क्या हमारे वजूद का तमाशा बना रखा है कि जब जी चाहा ज़बरदस्ती हमें घसीट कर अपने कमरे में ले आए और जब जी चाहा हमें निकाल कर बाहर फेंक दिया? आखिर आप चाहते क्या हैं? वो भीगे लहजे में ऊंची आवाज़ में बोली थी। जाने क्यों बेतहाशा गुस्सा आ रहा था इसकी इन बातों से, खासकर कमरे से बाहर निकल जाने वाली बात से। आई एम सॉरी मोहतरमा, वो भी मेरी गलती थी कि मैं आपको अपनी दिया समझ बैठा। मुझे ये कबूल कर लेना चाहिए कि वो बरसों पहले इसी स्कूल हादसे में हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई, मगर मैं ही पागल बना इसे ढूंढता रहा और आप में इसे तलाश करता रहा। मगर अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि आप मेरी दिया नहीं है। सच कहा था आपने, मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। आप तो वो थी ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी, ना ही हो सकती हैं। अगर होती तो खैर जाने दें। वो पीछे मुड़कर अपनी अलमारी से कुछ पेपर लाया था। ये बचपन का निकाह तो आप रद्द कर चुकी हैं ना, तो इन कागज़ के टुकड़ों की कोई हैसियत नहीं रही। अर्शन ने इन कागजात के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाले। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से इसे देखेगी। मैं कौन होता हूँ आपको एक अजनबी और गैर के साथ एक ही कमरे में रुकने पर मजबूर करने की जुर्रत करने वाला? इससे पहले आप मेरे कुरब की वजह से खुद को आग लगाएं, इसीलिए मैं ही बोल रहा हूँ कि आप जाएं यहाँ से। वो बेतासर चेहरे से अपने मोबाइल में जाने क्या देखता बोले क्या। दिया अपनी जगह पर साकित हो चुकी थी और मतहेर सी इसे देखेगी। अर्शन ने आंखें उठाकर इसकी जानिब देखा तो दिया को झिरझिरी सी आ गई। इन आंखों की पुतलियाँ जैसे साकित थी, बेजान, बेहिस, बेतासर और मुर्तासी। तुम्हें मालूम है जाना कि तुम भी एक कातिल हो। मेरे अंदर का हंसता हुआ इंसान तुमने मार डाला है। दिया बगैर अपनी जगह से हिले नम आंखों से इधर ही खड़ी अपनी उंगलियां चटाकने लगी। अर्शन इसकी जानिब बढ़ा था। दिया के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। तभी इसने दिया का बाजू पकड़ा था। दिया ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। इससे पहले वो कुछ कह समझती अर्शन ने इसे कमरे से बाहर निकाल कर कमरा लॉक कर लिया था। अब फिर दिया इस बंद दरवाजे के बाहर के करीब खड़ी अपनी जगह पर मुंजमद हुई थी। बहुत गलत होने का एहसास हुआ। वो अपने हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। फजर जो सामने खड़ी थी अज़ियत से ये सारा मंजर देखा था। आखिर था तो महाबीर हफीज़ का खून अब अपनी हर अज़ियत, हर तकलीफ का बदला सूद समेत वापस लेगा। फजर ने सर्द सिया भरी। तब वो आगे बढ़ा और दिया का बाजू पकड़ कर इसे रवा के कमरे में ले गई। तब वो आगे बढ़ी। जब हमने सीज़न 2 पढ़ा था ना, हाँ सीज़न 1 पढ़ा था, उसमें रासम भी ऐसा ही था, फिर महाबीर भी वैसे ही था। मतलब महाबीर और रासम की थोड़ी सी स्टोरी चेंज थी, मतलब उनका गुस्सा ऐसे ही था। अगर सोहम खान के बाद हमें कोई पसंद था ना तो वो रासम ही था, और अगर हमें माहिर खान के बाद कोई पसंद था तो वो महाबीर था। और इधर हमें फिर अर्शन का नहीं हम कह सकते, बट इधर हमें कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है सवाए वो साहर के जो फिल्ज़ा के साथ हैं। फलसा के साथ और उसके बाद सारे ठीक हैं। अर्शन तकरीबन मतलब सारे ठीक हैं जैसे ही हैं।
ओके, ये एक सॉन्ग है, आई थिंक गुबनाम है कोई, बदनाम है कोई। रात के अंधेरे में वो नीली आंखों वाला स्याह नकाबपोश हैदराबाद के मजाफाती इलाके में मौजूद एक कच्ची बस्ती में दाखिल हुआ था। इतने बरसों में तमाम शहर तरक्की की मनाजिल तय करता यहाँ से कहाँ पहुँच चुका था, मगर इस बस्ती की हालत जूं की त्यों खस्ता हाल ही थी। वो नीली पैंट और नीली ही हुडी में मुंह पर स्याह मास्क लगाए इस बस्ती के एक टूटे फूटे घर की जानिब रवाना था। बरसों बाद इस लकड़ी के सुराखों वाले दरवाजे के सामने खड़ा वो बेदासर निगाहों से इस दरवाजे की जानिब देख ही रहा था। वक्तन दफतन वहाँ एक बुजुर्ग आदमी से आवाज़ थी, ओ भाई कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से। अगर इस घर में जाने की सोच रहे हो तो हरगिज़ मत जाना, हसीब ज़दा है ये मकान। जब से इस घर के मालिक मकान की उधड़ी हुई लाश इस घर में देखी गई थी और इसी रात इसके बीवी और बच्चा गायब हो गए, तब से इस घर में दाखिल होने की जरूरत कोई नहीं कर सका है। बाबा जी ने इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। क्यों, क्या हुआ था बाबा, तफसील से बताएं। स्याह नकाब में से भारी आवाज़ आई। अरे क्या बताऊँ, सुना है इस आदमी को पेट चाक करके चुड़ैलों ने इसका कलेजा चबा लिया था और जन्नात इसकी बीवी बच्चे को भी उठाकर ले गए। अल्लाह तौबा। रात के अंधेरे में जब ऐसी कहानियाँ सुनाए तो कौन न डरे बंदा। मतलब वो बिल्कुल गायब हो गया कि दोबारा किसी ने इन्हें देखा ही नहीं। तौबा तौबा। वो आदमी क्या नाम था इसका? हाँ, सुहेल। यही गल सड़ कर फना हुआ। इसे तो ऐसा हसीब चिमटा के कब्र तक नसीब होने दी लोगों ने, तो क्या हत्ता कि पुलिस ने भी इस घर का रुख तक ना किया। ये सुनकर नकाबपोश के चेहरे पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट रेंग गई। हाँ, कितना सच बोल रहा था वो बुजुर्ग के इस आदमी के गुनाहों का हसीब इसकी जान को ऐसा चिमटा के कब्र तक ना नसीब हुई। बुजुर्ग तौबा तौबा करता इसे अंदर ना जाने की नसीहतें करता वहाँ से चला गया, मगर वो इत्मीनान से वो बसीदा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता चला गया। दरवाज़ा एक भयानक चरचराहट से खुला था। सहन मिट्टी, धूल, सूखे पत्तों से अटा पड़ा था। छोटे से चार दीवारी के बीच आज भी वो लकड़ी का चूल्हा यूं ही बना हुआ था और इस चूल्हे के पास वो हड्डियों का ढांचा देखने वालों और हर साहिब अकल के लिए एक इबरत का निशान था कि जब आपके गुनाहों का बोझ धरती पर अपने आप में समा ना सके तो आपकी लाश को ना ज़मीन कबूल करती है, ना ही इसे कब्र नसीब होती है। सामने पड़े ढांचे को इसने बगौर देखा, तब से इसे अपने कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई थी जो बरसों से इसके कानों में गूंजती रही थी। तो फिर बता हरामजादी के कहाँ रखे हैं पैसे, नहीं तो आज सारी चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। ए सुन, आज मैंने जुए में तुझे हार दिया है, तू आज रात तूने इस आदमी को खुश करना है। ज़्यादा ड्रामा किया ना तो जिंदा जला डालूंगा तुझे, समझी। ये मकान तभी असीब ज़्यादा था कि एक शैतान नुमा दरिंदे के गुनाह आज तक इसके दर दीवार पर पहले दिन से नक्श थे। साहर ने अपने चेहरे से मांग हटाया और इत्मीनान से इन दो कमरों में से एक में गया। वहाँ पर आतिशदान के पीछे छुपी खुफिया सी जगह पर पड़ी एक संदूकची को खोलकर इसमें से एक पोटली निकाली। वह पोटली अपनी पैंट की पॉकेट में रखी और इसी इत्मीनान से चलता बाहर आया। यह पोटली हासिल करना इसके लिए कितनी ज़रूरी थी ये तो वही जानता था। एक नज़र फिर इस ढांचे को देखा, दिल किया कम से कम अब इस ढांचे के बाकियात ही एक गड्ढा खोद कर इसमें दफना दे, मगर बरस गुजर गए, इसने दिल की सुननी छोड़ दी थी। तभी वो सहनबूर कर गया था। वो इस घर से निकला तो बस्ती वालों ने अपने खस्ता हाल मकानों की खिड़कियों दरवाज़ों से इस अंग्रेज़ बाबू को इस असीब ज़दा मकान से निकलते देखा। अरे ये कौन है? बस्ती में खलबली मच गई। अरे होते हैं ये अंग्रेज़ सटके हुए, इस तरह की जगहों के बारे में इन्हें बड़ा तजस्सुस होता है। मुख्तलिफ सरगोशियों के बीच वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा था, तब इसके सियान का आपोश गार्ड ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बरसों पहले वो अपनी माँ के साथ इस बस्ती में से निकला था, तब एक मासूम ने अपनी मासूमियत और बचपन इसी बस्ती में ही पीछे छोड़ दिया था, शायद इंसानियत भी। तभी वो जराइम पेशा अफराद के साथ जा मिला था। 20 साल की उम्र तक ही वो अंडरवर्ल्ड में अपना खास नाम और मुकाम बना चुका था। शहर के मशहूर तरीन जराइम पेशा शख्स ने इसे अपना खास आदमी बना लिया। एक वक्त ऐसा आया कि एक बहुत बड़े कत्ल गारत गरी के हादसे के बाद इसे अपने दादा के साथ अंडरग्राउंड होने के लिए मुल्क से फरार होना पड़ा। इसके बाद इसने अपनी ताकत में बेपनाह इजाफा किया। वो इतना ताकतवर और रसूख लिए हुए था कि यूरोप में हैवान नाम से ही बड़े बड़े गुंडे कांप उठते थे। मतलब अंडरग्राउंड में इसका एक कोई नाम नहीं था, इसे बस इसे हैवान के नाम से जाना जाता था। बेरहम, सफाक, कातल, बेहिस। वो गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवाना थी। तकरीबन पौन घंटे की मसाफत के बाद वो शेरवाला के बैक साइड की गली में था। इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुला गया। तुम लोग जाओ यहाँ से, पुरस्कार आवाज़ में कहा। सर कोई ख़ास हुक्म? नो सर, मैडम अभी सामने से घर में दाखिल हुई हैं, वो आपको देख ना लें यहाँ, एक गार्ड ने कहा तो आंखों के नीलगू गहरे समुद्र में जैसे चमक सी उभरी। आज मैडम का भी दमखम चेक कर लेते हैं, सुकून से कहते वो भागकर दीवार तक आया और एक ही जुस्त में दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। बरसों से एक जुमला कानों की बाज़गश्त बन गया था जो इसे हर रोज़ रात को सुनने को मिलता था। सालों इसे हर रोज़ रात को एक सबक पढ़ाया जाता था, हिफाजत, हिफाजत और बस हिफाजत। कानों में एक मीठी सी बारीक सी आवाज़ गूंजी, साहर तुम अपने बाप जैसे शोहर कभी मत बनना। मैं चाहती हूँ जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अपनी बीवी की इस तरह हिफाजत करो कि कोई इसका बाल तक बाका ना कर पाए, कोई इसके आंचल तक को हाथ ना लगा पाए। माँ, मुझे ऐसा इंसान शादी, घर बार, खानदान, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बना। मुझे नहीं करनी ना शादी वादी। झुंझुलाई आवाज़ सुनाई दी थी। आय हाय,
क्यों नहीं करनी शादी? अच्छा सुनो ना, मेरी बहू सबसे अनोखी होगी, बहुत मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग। अच्छा सुनो ना साहर, अल्लाह करे जब कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी शादी हो जाए तो तब कसम है तुम्हें, तुम्हारी मेरी सॉरी, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम इस पर आंच भी नहीं आने दोगे। अच्छा ना, मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। जैसे आप रोज़ मुझे सबक पढ़ाती हैं, मगर मुझे पता है वो वक्त कभी नहीं आएगा। इत्मीनान से कहा गया था, मगर कुछ दिनों पहले ही सब कुछ बदल गया। सब कुछ, वो एक मिस्ट्री थी, वो इसका ख़ानदान जिसमें इसे दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। वो महज इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहता था। इसने वॉशरूम में जा बजा कैमरे लगा रखे थे, जिसकी फुटेज जिसके मोबाइल में सेव हो रही थी, मगर अभी तक वो इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके काम में अगर कोई रुकावट दरपेश आ रही थी तो वही हिफाजत की गर्दान। वो उकता गया था अपनी कैफियत से। वो पिछली तरफ के बने स्टोर रूम की तरह निचली मंजिल की छत पर चीते की तरह पंजों के बल महारत से चढ़ गया। फलजा थकी हारी शेरवाला में दाखिल हुई थी। ब्लैक जींस की पैंट के ऊपर मैरून टॉप, मैरून स्कार्फ महारत से गले में बांधे, ब्राउन बालों का ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था। सामने ही लाउंज में शीला बैठी थी। हाय फिल्जा, दाशु कहाँ है? सो रहा है। रात की मेडिसिन ली इसने? फिल्जा ने कहते मसरूफ से अंदाज में अपना जूड़ा दोबारा सेट किया। नहीं, दाशु बाबू तो दोपहर से अपने कमरे में बंद सो रहा है और बाहर ही नहीं निकला, शीला ने इत्मीनान से कहा। तो फिल्जा ने हैरत भी एक नीचे से घूरा। तुम बहुत बड़ी गधी हो शीला। हमें लगता है कि सबसे अच्छा लफ्ज़ ना जो हम बोलते हैं वो गधी या गधा ही है। फिल्जा चलाई और दाशु के कमरे की जानिब भागी। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। इसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खोला। दाशु अपने बिस्तर पर या वॉशरूम में मौजूद नहीं था। फिल्जा की जान लबों पर आ गई। इसने जल्दी से इधर उधर देखा। तब दशाब की बालकनी से स्टोर रूम की छत पर इसने एक स्याह हेला देखा जिसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था। हे यू, कौन हो तुम? इधर ही रुको। फिल्जा इसे देखकर चलाई और बालकनी से बड़ी महारत से दूसरे कमरे की बालकनी पर कूदी और तेजी से भाग रही थी। वो नकाबपोश अपनी हुडी की पॉकेट में हाथ डाली, इधर ही सुकून से खड़ा हो गया। वो दूसरे कमरे की बालकनी से स्टोर रूम की छत पर कूदी। अब ठीक इसके सामने खड़ी थी। वो नीली आंखों वाला नकाबपोश इत्मीनान से खड़ा इसे निहारने में मसरूफ था। कौन हो तुम? फिल्जा इसे देखकर घुराई। बूझो तो जाने, लापरवाही से कहा गया। भारी आवाज में सरगोशी की गई थी, तभी आवाज पहचानना नामुमकिन था। फिल्जा ने मुतहिर सा होकर सामने खड़े बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया। इस घर में घुसे कैसे तुम? फिल्जा ने तेज के आलम में पूछा। वो जो पिछली दीवार है वो फलांग कर और इस रूम की छत से। तसल्ली बख्श जवाब आया। फौरन से पहले अपना ये मास्क हटाओ, नहीं तो शक्ल बिगाड़ दूंगी। फिल्जा गुराई थी और अपने पहले अलिफ भी आता था, तब हम इजीली पढ़ लेते थे। स्केलपल हाथों में थामकर अपनी उंगलियों में घुमाया। नहीं हटाऊंगा, अब मेरी शक्ल बिगाड़ कर दिखाओ हड्डी टिड्डी। वो साफ इसे चढ़ा रहा था। अपने लंबे सर कद के सामने से वो सबस टिड्डी दिखाई थी। अब फिल्जा गुस्से से इसकी जानी भागी थी। यू बास्टर्ड। फिल्जा अपनी पूरी ताकत से इसके सीने पर पाँव मारती, जो किसने तेजी से झुककर वो वार जाया किया था। फिल्जा तेजी से इसे लड़ रही थी, मगर वो पैंट की पॉकेट में ही हाथ दिए बिजली किसी तेजी से इसके वार रोक रहा। मगर फिल्जा ने इसे डोज दिया। तेज धार स्कैल्पल से बाजू से ब्लू शर्ट कटती चली गई और बाजू पर हल्का सा कट आ गया। शिट। मास्क के पीछे से सर धनते इसने कहा। कम ऑन हरी टिड्डी, कुछ और भी ट्राई करो। बाजू से हिलाता वो इसे मजीद भड़का के आके इसके कद को लेकर वो किस लड़के की नहीं सुनती थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर बेहतरीन लड़कों ने इसके कद को लेकर टोंट की वजह से अच्छी खासी मार खाई थी, आई थिंक, या वो उनको पीट चुकी थी। तो अब क्यों सुनती? अब सामने वाले के हाथ भी हुडी की पॉकेट से आज़ाद हो चुके थे, इसीलिए साहर ने हाथ के इशारे से इसे अटैक करने को बोला। फिल्जा फिर इसकी जानी पड़ी। फिल्जा की बिजली किसी तेजी से चलते हाथ बहुत अचानक इसकी गिरफ्त में आए थे। वो इन्हें इसके कमर पर बांध गया। छोड़ो मुझे। फिल्जा इसके कान में चलाई थी। उफ, ये फटे ढोल जैसी आवाज़। सामने वाले ने जानबूझकर इसे मजीद फड़काने को झिरझिरी सी ली कि इसकी आवाज़ सुनकर जाने कितनी अजियत हुई हो। फिल्जा तिलमिलाई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? वो इसके पहलू में ज़ोरदार तरीके से अपने घुटनों से सर पे लगा रही थी, मगर इस ढीठ को कोई असर होता तो तब ना। यकीन करो टिड्डी, इस दुनिया में तुम्हें छूने की जुर्रत सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वो इत्मीनान से बोला। कौन हो तुम? छोड़ो, नहीं तो। इससे पहले वो कुछ कहती, सामने वाले ने जरा सा झुककर मास्क समेत ही इसके होंठों को अपने होंठों से छुआ था। फिल्जा की आंखें फटी की फटी रह गई। साहर ने इसके पीछे से अपने आदमी को हाथ से इशारा किया था। इसे वहां से बचकर रहना हरी टिड्डी। कान में सरगोशी करते अचानक इसने फिल्जा को जानबूझकर खुद से दूर औंधे मुंह फेंका था। फिल्जा संभल कर बहुत तेजी से उठी और पीछे से गायब हो चुका था। फिर इसने खेला छत से तेजी से भागता और पिछली जानिब की दीवार फलांगता दिखाई दिया, मगर फिल्जा नहीं जानती थी कि वह साहर नहीं बल्कि इसका आदमी था। फिल्जा इस हेवले के पीछे भागी। फिल्जा ने भी छत फलांगी और दीवार। वो बाहर गली तक देखने गई, मगर वो दीवार फलांग कर गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। इधर साहा, जो कि साथ वाले कमरे की बालकनी पर कूदकर छुप गया था, तेजी से दूसरी बालकनी में कूदकर अपने कमरे में आया। इतना वक्त काफी था दाशु के गेटअप के लिए। अपने कपड़े ऊपर से उतार कर वाशरूम के कबर्ड में फेंके। नीचे सादा ब्लैक शर्ट ट्राउजर में वो ड्रेसिंग में कपड़ों के
पीछे छुप गया और जल्दी से ड्रेसिंग में ही बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में देखकर आंखों में लेंस फिट कर लिया। फिल्जा पूरी गली छान कर अंदर आई और अब वो पूरे शेरवाला में दाशाब को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। दाशु वो चला चला कर से पुकार रही थी। तब एक बेजान होते जिस्म में जिंदगी की रमक जगाती कमजोर आवाज सुनाई दी, जी ये कितना तेज है। इसलिए हमें ये पसंद था, कभी कुछ कभी कुछ। फिल्जा आवाज की सिमत भागी जो इसी के कमरे से आ रही थी। दाशु जी किधर हो यार? वो इसके कमरे में आई। ड्रेसिंग में, दाशु ने जवाब दिया तो उसने झटके से अलमारी खोल दी। ये क्या, इधर क्या कर रहे हो दाशु? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, इस वक्त क्यों नहीं दी आवाज़? वो इसे बाजू से थाम कर बाहर निकलती झुंझला कर बोली, वो शीला की बच्ची मुझे छोड़कर मार्केट चली गई। दाशु को डर लगने लगा तो दाशु ड्रेसिंग में छुप गया। फिर मुझे इधर नींद आ गई और मैंने खुद को लॉक भी कर लिया था। इसने बुरा सा मुंह बनाया। फिल्जा इसकी जानिब देखेगी। अब क्या हुआ? अपनी फ्रॉक जैसी ग्रीन ग्रीन आई से मुझे क्यों घूर रही हो? इसने अब्रू झुका कर पूछा। हरी टिटी। फिल्जा के दिमाग में एक मरतबा फिर इस लफ्ज की बाजगश्त हुई तो जल बुन कर कबाब होगी। हाउ डेयर ही। फिल्जा चलाई। वो रह कर गुस्से से पागल हो रही थी। क्या हुआ जी? इसने बगौर से देखा। यहाँ कोई आया था क्या दाशु? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो सर झटक कर पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। कोई नहीं आया। कोई है क्या यहाँ जी? इसने सहमी निगाहों से इधर उधर देखा। उफ कोई नहीं है, चलो लेटो, तुम इतनी रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। फिल्जा ने इसका बाजू थाम कर बेड पर लटाया और इस पर कंफर्टर फैला दिया। वो आंखें मूंद कर लेट गया। फिल्जा अपनी कनपटियां सहला रही थी। जब भी से लगा कि दाशाब सो गया है, मगर महज इसे लगा जबकि वो जाग रहा था। बहुत बेचैन होकर अहान को कॉल में लाई और धीमे लहजे में बात करी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। गुड़िया ठीक तो हो? खैरियत? नहीं भाई नहीं, खैरियत नहीं है अहान। आज एक बंदा शेरवाला में घुस आया था। इसने मुझे, फिल्जा की ज़बान अटक गई। ये भी ना बोल सकी कि वो शुतर बेमहार घर में घुसकर इसे छू कर गया। अहान मुझे वो बंदा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पता लगाओ इसका सीसीटीवी फुटेज, कुछ भी खंगालो, मैं इसे व्हाइट पैलेस के कुत्तों के आगे डाल दूंगी। फिल्जा अभी तक सुलग रही थी। अपनी कनपटियों को सहलाया। वो जो कंफर्टर में मुंह देकर लेटा हुआ था वह गहरा मुस्कुराया। जियो शेरनी, इतनी हिम्मत के हैवान को कुत्तों के आगे डालने की बात कर रही थी। ये बात इसे मजा देगी। अब तो व्हाइट पैलेस की भी यात्रा जरूरी हो गई थी। ओके, यात्रा का मतलब होता है सफर। ये हिंदी का वर्ड है। क्या हुआ गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसने अपनी कटपटिया सहलाते कहा। अच्छा आराम करो, वो जो कोई भी था मैं देख लूँगा इसे। अहान ने इसे तसल्ली दी। ओके कहते इसने फ़ोन रखा। शदीद थकावट और जहनी दबाव के बाद अब ज़रा सुकून मिला तो वह नींद से बोझल होती पलकों को बंद होने से रोक ही नहीं पाई और इतनी ही हिम्मत ना कर पाई कि उठकर अपने कमरे में ही चली जाए। सो वहीं दाशु के पुश्त पर कंफर्टर ज़रा सा अपने ऊपर घिरा कर लेट गई। अभी पुरसुकून होकर लेटी ही थी कि गहरी नींद ने इसे अपनी गोश में ले लिया। वो जो आंखें मूंदे लेटा हुआ था करवट बदली और अपना रुख इसकी जानिब किया। बगौर इसे देखा। वो हैवान जितना सफाक और बेरहम खुद को खरोच मारने वाले की खाल तक खींच लिया करता था, मगर आज इसने इसे ऐसे सजा दी थी कि इसे आहिस्तगी से छू लिया था। अब भी इसने इसकी बंद पलकों को अपनी शहादत की उंगली से छुआ। तब इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की थी। तुमने हैवान के दिल को छेड़कर गलती की हरी टिड्डी। फिल्जा ने कसमसा कर इसकी जानिब अपनी पीठ की थी। वो इसे छेड़ गई थी। इसने झुककर एक मरतबा फिर पिछले गहरे गले पर अपने सुलगते रब रखे। फिर वो उठ बैठा था। एक और जरूरी काम निपटाना था उसे। इत्मीनान से चलता इस कमरे से बाहर निकल गया। मुझे तुम आम रहने दो, यूं ही बेनाम रहने दो। ज़रूरत ही नहीं कोई मुझे महताब कहने की, सुहाना ख्वाब कहने की, कि थल में आप कहने की। मुझे मगरूर कर देंगी, खुदी से चूर कर देंगी, तुझी से दूर कर देंगी। तुम्हारी शायरी, तुम्हारी गज़लें मुझे मजबूर कर देंगी। बिगाड़ो मत मेरी आदत, निगाहों को हया कहकर, लबों को बेवफा कहकर, हंसी को एक अदा कहकर, अदाओं को कज़ा कहकर। मुझे बदनाम करने की ज़रूरत ही नहीं कोई, वहीं गुमनाम रहने दो, मुझे तुम आम रहने दो। हॉस्पिटल में होश में आने के बाद असावरी पथराई हुई निगाहों से काफ़ी देर सफ़ेद सर्द सी छत को घूरती रही। हाय आज हमने पूरी नज़म वो भी अटके बगैर इतनी इजीली पढ़ी है ना, हमें बड़ी खुशी हो रही है। ये एक तरफ है। फिर माहिर खान के फ़ोन करने पर लीजे इसलिए व्हाइट पैलेस आ गई। माहिर खान ने अहान को इस बेवकूफ़ी पर खूब झाड़ पिलाई थी और रवाहा को भी बेटे के करतूत बताए। तो रवाहा इसकी अलग ही क्लास लगी थी। इसलिए अब रवाहा इस मासूम बेकसूर बीमार नाजुक सी गुड़िया को तसल्ली तशफी देने के लिए इसके कमरे में बैठकर इसका सर गोद में रखे नरमी से इसके रेशमी बालों में अपने हाथ की उंगलियां फेर रही थी। वो काफ़ी देर से किसी गहमुनी नुक्ते को घूर रही थी। फिर कुछ सोच कर रवाहा की जाने मुड़ी। मामा अपना फ़ोन तो दे मुझे, असावरी ने कहा। तो रवाहा ने साइड पर रखा अपना फ़ोन इसे पकड़ा दिया। तब इसकी मखरूती उंगलियों ने जल्दी से कुछ टाइप किया था। रात के 11 से 12 बज चुके थे। वो अपने ऑफिस में ही अपनी कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। आज वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूरी तरह बेजार था, खासकर अपने इस गुस्से से जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, अपने शार्ट हुए मीटर से, अपनी इश्तियाल अंगेजी और गजब से, जिनकी वजह से आज वो फिर बेकसूर होते हुए इस किताब का निशाना बनी थे।
एक नावल हमने रिकॉर्ड किया है, शायद उसमें हमारी आवाज़ कुछ खास अच्छी ना है। पहले भी हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगती, ये अलग बात है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, उसका ना मेरे मोबाइल का ना स्पीकर थोड़ा सा ना बिगड़ गया, हमें नहीं पता था। हमने पूरा नावल रिकॉर्ड कर लिया, अब हम उस पर देखा है ना तो पीछे से अजीब सी आवाज़ आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, बट हम मतलब जैसा कि हमें शुरू से ही लगता है अच्छी भी आवाज़ आए, हमें ऐसा ही लगता है कि ख़राब है, हमने कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनी तो हमें ऐसा ही लग रहा है। खैर, हमने नावल रिकॉर्ड किया, आप लास्ट में सुनिएगा, ठीक है। हम अब मुकम्मल काम पे फोकस करें, आपको लोगों को जल्दी जल्दी नावल दिया करेंगे, बस ये एक शादी हमारे कज़न की हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आज जो हुआ, जो दुश्मनों ने किया, इसने हान माहिर खान को दिलो रूह से हिला कर रख दिया था। शायद इनका मकसद ही यही था कि वो लोग गम गुस्से से पागल हो जाए और कोई ना कोई गलती कर बैठे। वहीं हान ने खुद पर कंट्रोल खोते हुए कर भी दिया था। तभी पहले ही से अपने डैड फिर मम्मा से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी थी। अब भी वो अपनी कनपट्टियों को सहलाकर खुद को रिलैक्स कर रहा था। काफ़ी गलत कर दिया था इसने। वो क्यों हर बार इसकी जान के दर पे हो जाता था, क्यों इसकी सांसें छीनने की कोशिश करता था, जब मालूम था कि इसकी एक एक सांस हान माहिर खान की सांसों को जैसे ऑक्सीजन बख्शती हैं। तो क्यों वो अपने हाथों से अपनी ही जान को बेजान करने की कोशिश करने पर तुला रहता। हवा की तो कोई कदर ही नहीं है नावल में, दरख्तों की, ऑक्सीजन की कोई कदर नहीं है, पानी की नावल में, ये बहुत दूर है। बार बार पहलू बदलते इसका भीगा चेहरा और भीगी पलकें तस्वर के पर्दे पर लहरा कर इसे बेतहाशा, बेचैनो, बेकरार कर देती। वैसी सूरत हाल में था जब फ़ोन की व्हाट्सएप टून रिंग हुई। फ़ोन के मम्मा के नाम का नोटिफिकेशन देखकर इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। वह जानता था इस वक्त मामा इसे मैसेज नहीं कर सकती हैं। जल्दी से मैसेज खोल कर देखा तो फिर से माथे पर बलों का चाल आया। मैं तेरे सर्द लहजे से ज़रा बर्दिल नहीं हूँ, मेरा दुश्मन तेरा ये वार भी कारी नहीं है। हर बार मारने की कोशिश में नाकाम होकर आप थकते नहीं? कोई कारी सा वार कीजिए कि एक ही मरतबा आपकी जान छूट जाए, मेरी भी। यूँ बुज़दिलों की तरह आधमुरा करके नहीं छोड़ते। ये मैसेज था जिसने इसे सरतापा सुलझा डाला था, या शायद दुखती रख थी जो वो यूँ बुलबुला उठा था, या शायद इसके इश्क में पोर पोर डूबी वो नाजुक दिल लड़की ये जानती थी कि हान माहिर खान की दुखती रख कौन सी, और वो हर मरतबा वही दबा दिया करती थी। वो एक ही झटके से वहाँ से उठकर तेजी से बाहर निकला था। सावरी ने इसे मैसेज सेंड किया और इधर से डिलीट करके फ़ोन रुआहा को थमा दिया। फिर वो रुआहा की गोद में मुँह दिए बुरी तरह रोती थी। मत रो बच्ची, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो और फलसा तो यूं ही बचपन से ही अपने बाबा की तरह गुस्से के बहुत ही तेज़ हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। रुआहा इसे तसल्लियाँ देती रही और तकरीबन पौन घंटे इसे सुलाने की कोशिश करती रही। इसके रोने में कमी आई, देर से ही सही, शायद दुआ के ज़रिए सर, मगर वो रोते रोते गहरी नींद सो गई। रुआहा ने इसका सर तकिए पर रखा, इसे कंफर्टर अच्छे से उड़ाकर वो कमरा लॉक करके बाहर निकल गई। बाहर निकली तो सामने वो हमेशा की तरह सड़ियल सी शक्ल बनाए अंदर आता दिखाई दिया। रुआहा ने इसे घुरी से नवाजा तो वो आए बाएं शाएं करता निगाहें चुरा गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अच्छा नहीं किया हान, किसी बेकसूर को सजा देना कहाँ का इंसाफ है। वो जब से अस्पताल से आई है रोए जा रही है, अब बड़ी मुश्किल से सोई है। रुआहा ने फिर इसकी क्लास दी तो इसने पहलू बदला। कुछ इसके बारे में सुनकर कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए थे। ऊपर से मतजाद वो मैसेज, मम्मा मुझे कुछ काम है। वो तकरीबन अपनी जान बचाता वहां से बेसमेंट उतरा था। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। वो जो व्हाइट पैलेस बेसमेंट में कुछ खास काम से आया था। कुछ याद आते कदम खुद ब खुद ऊपर की जानिब उठे। व्हाइट पैलेस के लाउंज में पहुंचकर हान का रुख एक कमरे की जानिब था। इसकी हिम्मत का वो सलाम था जो इसे इतना संगीन मैसेज करने की फिर से गलती कर बैठी थी। अब हिसाब किताब बराबर करना तो बनता था ना। वो जिस कमरे में थी, इस कमरे के चप्पे चप्पे की खबर हान माहिर खान को थी। वो डोर अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करता इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ था। सामने वो बेड पर दाएं करवट लिए गहरी नींद में थी। वो डरपोक थी, तभी कमरे की लाइट ऑन करके सोई थी। हान कदम कदम चलता बेड के करीब आया। गर्दन ढलक कर तकिए से जरा नीचे बेड पर पड़ी थी। गर्दन पर अभी तक इसकी उंगलियों के नीले और सुर्ख निशान थे। हान का दिल डूब कर उभरा। बेड पर पड़ा हुआ वजूद इसके लिए बहुत कीमती था कि एक अरसे से इसे सांसों की माला पर मोतियों की तरह परोया था, और आज गम गुस्से में अपने होश खोते हुए इसने इसे जाने अनजाने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। नींद में भी वो टूटी टूटी लग रही थी, क्योंकि आंसू के मिटे मिटे निशान अब भी चेहरे पर मौजूद थे। हान काफी देर से देखता रहा। हर बार मारने की कोशिश में नाकाम होकर आप थकते नहीं? कोई कारी सवार कीजिए कि एक ही मरतबा आपकी जान छूट जाए, और मेरी भी। यूं बुज़दिलों की तरह आदमुरा करके नहीं छोड़ते। अल्फाज नहीं कोड़े थे जो इसकी मोहब्बत पर बरसे तो वो बुलबुला उठा, तुमने यही तो किया था। अब तुम्हारे बंदा थप्पड़ लगाए और तुम्हें दूर फेंके, गधा कहीं का। गुस्सा आ रहा है, तुमने खुद तो ऐसे किया, अब वो उसने बोल दिया तो तुम मुझसे सजा दोगे। इश, बहुत गुस्सा आ रहा है।
एकदम जज्बात और एहसासात बदले थे। दिल किसी बच्चे की तरह हमक कर जिद लगा रहा था कि इसका गदास वजूद अपनी बाहों में बल ले। मलकियत का एहसास सर चढ़कर बोला था, तभी इसने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ की। वो इसकी पुश्त पर आकर नीमदराज हुआ था। काफ़ी देर इसकी महकती हुई खुशबू को सांसों में बसाया, फिर धीमे से इसकी पुश्त पर झुककर कंधे पर हाथ रखा और अपने सुलगते लब इन सुरख निशानात पर रखे, गोया खुद के दिए गए जख्मों की महसाई की तमन्ना थी। हाथ रेंगता हुआ कंधे से कमर तक आया और सांप की तरह इसके पहलू से लिपट गया। असावरी जो मेडिसिन के जेरे सर गहरी नींद में थी, मगर खुद पर भारी बोझ और जानलेवा लिमस महसूस करके वो बुरी तरह कसमसाई। जब घनी मूंछों और हल्की बड़ी बियर्ड ने पहले से पड़ी खुराशों पर जलन और चुभन छोड़ी, तो वह गड़बड़ाकर नींद से बेदार हुई थी। इतनी अचानक इससे गैर मुतवक्का तौर पर यूं खुद के वजूद को इस सितमगर की पनाहों में महसूस करके इसकी जान लबों पर आई थी। कौन है? वो पूरी तरह छटपटाई, मगर इसकी गिरफ्त इस कदर पुरशिद्दत और मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है सावरी शाह, तुम्हें मेरे अलावा और कौन छू सकता है? खमारलूत में बेहोशी भरा लहजा था। सावरी सरता पास उलग उठी थी, मगर गर्दन पर सफर करते इसके दहकते लबों ने इसके जुबान तालू से चिपका दी थी। आज दिन में जो इसने इसे नारवा सलूक रखा था, वो इसे बुरी तरह खफा थी। दूर हटे मुझसे, वो हल्की आवाज में घुराई, मगर लहजा लड़खड़ा गया। क्यों डर गई? खुद ही तो कहा था कारी वार करूं। अब जान लेने के लिए करीब आना तो पड़ेगा ना, कि मौत करीब महसूस करके डर गई है सावरी शाह। वो अब भी अपने अल्फाज से जख्मी करने से बाज नहीं आया था, तभी सावरी की पलकें भीग गई थी। नहीं, मैं नहीं डरती आपसे, आप ले ले जान मेरी, सावरी ने उकता कर सिसक कर कहा, तो उसने एक ही झटके में कंधे से थामकर इसे सीधा किया था और किसी गहरी घटा की तरह इस पर छा गया। सावरी की आंखें हैरत से फैल गई। अंधेरे में कुछ देख न पाना मुश्किल साबित हो रहा था, मगर वो इसकी जानलेवा लिमिट पागल सी गुर्बत से बहुत डर गई थी। अपने ऊपर यूं महसूस करके इसकी रूह फना हुई थी। तब इसने हलक के बल चलाना चाहा, मगर इसकी आवाज का गला हलक में ही घूंट दिया गया था। वो अपने सुलगते लब इसके नरमों गदास लबों पर रख चुका था। सावरी मरने वाली हो गई थी, मगर हान के लिमस में लम्हा बलम्हा शिद्दत और तेजी आई थी। अब अपनी मनमर्जियां करता शराब होता रहा। सावरी में तहाशा सहते इसके सीने पर मुक्के बरसाए थे, मगर इस पर असर न होने के मुतरादिफ था, बल्कि इसने इसकी गलाइयां थामकर इन्हें तकिए से लगाते एक हाथ से जकड़ लिया था और दूसरे हाथ से इसकी शर्ट कंधे से नीचे खसकाई। आहान जानता था वो सांस नहीं ले पा रही। इसके लबों को आज़ादी बख्शते वो इससे अलग हुआ था। सावरी ने एक लंबी सी सिसकी भरकर सांस ली। इसकी सांस धूकने की तरह चल रही थी। आहान ने इसके कंधे पर अपने लब रखे तो सावरी की सांस फिर अटकी। ये क्या करें आप? वो मुश्किल ही बोल पाई थी। इसकी गैर होती हालत पर हान को रहम आया। जान ले रहा हूँ तुम्हारी, मगर अपने तरीके से। पसंद नहीं आया मेरा तरीका? आहान दूर हटे मुझसे, मैं सचमुच मर जाऊंगी। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो हाँसी हुई चलाई, सांसें अलग बेवफाई करती धोखा देने को तैयार थी। क्यों? अब बचपन के प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरी जान से। आहान ने इसके कान के लू को दांतों तले दबाया तो सावरी के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। इससे पहले वो अपनी सांस सीने में अटका बैठती, आहान ने इसकी गर्दन के गिर्द हाथ पेट कर मखसूस जगह से नस दबाई तो वो होशो हवास से बेगाना होकर तकिए की जानिब ढलक गई। वाकई सावरी शाह, अभी जितने नाजुक हो, अगर मेरे जुनून और शिद्दतों का सामना करोगी तो मर जाओगी। इसलिए मुझसे जितनी दूरी बनाए रखो तुम्हारे लिए इतना अच्छा है। मुझसे उलझोगी तो सचमुच जान दे बैठोगी मुझे। कान की लूक को फिर से चूमते जाने व सरगोशी में इसे बावर करवाना चाहा। आहान अब तेजी से दूर हुआ था इससे। मोहब्बत और मजीद गुस्ताखियों पर मादा कर रही थी, मगर इश्क कहता था अभी सब्र कर। तभी वो इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता वहां से निकलता चला गया। आज वीकेंड था और काफी खुशगवार दिन था। आज ऐसा कम से कम अमन को लगा था। फजर के बाद वो दिन चढ़े तक तलावत करता रहा, फिर जिम जाकर अपार्टमेंट वापस आया। फ्रेश होकर बाहर लाउंज से आने वाली आवाज़ें सुनकर बाहर चला आया था। एक खुशगवार मंजर देखने को मिला था। ऊपर किचन के पास पड़े डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर हाब और रंगीली बैठे थे और शफा और वो किचन में थे। वो जानता था रात किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में पाशा इब्राहिम और आर्यन वाइट पैलेस वापस जा चुके थे, तभी वो अपार्टमेंट वापस आया था। सब खवातीन लाउंज में थे और मोजा ने एप्रन बांधा हुआ था और शफा की हिदायत पर अमल करती सलीके से छोटे छोटे आलू के पराठे बना रही थी। चॉकलेट ब्राउन कलर सादा से सूट में स्कार्फ गले में डाले, बालों का ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था जिसमें से निकलती आवारा लटे गर्दन को चूमने में मसरूफ थी। अमन जी भरकर इस रूह के सुकून को देख के गया, जो आम दिनों से आज काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा लग रही थी। ओके, ये एक सॉन्ग है जिसे जिंदगी ढूंढ रही थी, क्या ये वो मुकाम मेरा है? बंजारा, हाँ बंजारा सॉन्ग है। मतलब इससे ना सॉन्ग से दो तरह की फीलिंग आती है, मतलब दो तरह की वाइब आती है। एक तो सैड वाली वाइब भी आती है और एक ना कंप्लीट वाली, मतलब अजीब सी है, टू टाइप वाइब आती है। खैर, ये सॉन्ग ये आप लगा के सुन लेना। वो ऊंचे लंबे सर कद पर सफ़ेद टी शर्ट और नीले ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डाले धीमे कदमों से बाहर निकला। हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या हो रहा है? डाइनिंग टेबल के करीब पहुंचकर इसने बाबा सबको एक साथ मुखातिब किया तो
नोट किया पल भर को उसके चलते हाथ थमे थे, मगर वो फिर सर झटकर अपने काम में मसरूफ होती नजर आई। आओ अमन, आज काफ़ी अर्से के बाद तुम्हारी माँ के हाथ के पराठे खाने की फरमाइश की थी, मगर ये नहीं पता था कि आज हमें हमारी छोटी बहू के हाथ का जायका चखने को मिलेगा। वो तो शफा बनाने लगी थी पराठे, तो जज़ा ने कहा कि आज वो बनाएगी सबके लिए नाश्ता। रहा आपने इस खुशगवार हंगामे की तफसील बताई तो अमन का खुद का दिल तेजी से धड़का था। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ इतना ऑयली और हैवी नाश्ता करेंगे, तो क्या आपके लिए मैं अलग से नाश्ता। रंगीली ने दांत कोसते से ऑफर दी तो आज पहली मरतबा अमन का दिल किया कि इसके तमाम था तोड़कर इसके हाथ में पकड़ा दे। ये ख्वाहिश दिल में दबा ली, मगर कसर फिर भी पूरी कर ही ली कि रंगीनी के गिट्टे पर पड़ने वाली इसके भारी जोगर की जोरदार ज़रा पर रंगीली बुलबुला उठी थी। नहीं, कभी कभार डाइट प्लान से कुछ हटकर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मैं तो वही ब्रेकफास्ट करूंगा जो सब करेंगे। अमन के कहने पर हाथ मुस्कुरा दी। शफाई से हिदायत देती रही और वो फिर कोशिश करने पर 2-3 टेढ़े मेढ़े पराठे बनाने के बाद एक ढंका बना जो सबसे पहले रहाब को पेश किया गया। और वो टेढ़े मेढ़े पराठे जब रंगीली को खाने पड़े तो रंग बिरंगे मुंह बनाते इसको अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जानी पड़ी कि सामने बैठा जलाद जो अपनी खतरनाक निगाहों से वार्निंग दे गया था, अब इसकी जरूरत नहीं थी कि वह इन पराठों को कहीं से कच्चा कहे, कहीं से जला हुआ बोल सके। अब इसे इन्हें आंखें बंद करके दुनिया की लजीज तरीन चीज कहना और मानना था। हाँ, ये होता है रोब, बीवी के लिए कुछ भी। अगला पराठा शफा ने अमन के सामने रखा तो अमन को तो यूं लगा जैसे हिफ़्फ़तुल कलीम की दौलत हाथ लग गई हो। वो गौर से पराठे को देखे गया जो इसके हाथों से बनकर इस तक पहुंचा था। हाय रे पराठे तेरे नसीब। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला नवाला तोड़कर मुंह में रखा। वाकई काफ़ी जाकीदार था, या यूं था कि पराठे को इश्क का नमक लगा हुआ था, तो इसने लजीज तो लगना ही था। वो जो बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करता था। मामा मैं एक और पराठा लूँगा। शफा ने इसे कहते सुना तो हैरत से पीछे मुड़कर इसे देखा, मगर वो रगबत से पराठा खाने में मसरूफ था। दादू आ जाने क्यों, मगर इस डॉक्टर का मूड बड़ा शायराना सा हो रहा है, तो क्या मैं आपको एक नज़म सुनाऊं। अमन ने मुंह चलाते रहा आपको मुखातिब किया तो शफा भी धीमे से चलती इसके करीब आ गई कि मोचा को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी और वो ध्यान से बना रही थी। शफा ने देखा जब वो तो बहुत ही कोई ज़रूरी बात किया करता था और ज़्यादातर खामोशी रहता था, आज बात से बात निकाल रहा था। अरशाद अरशाद हम हमतन गोश है डॉक्टर साहब, रहाब ने नवाला मुंह में रखते कहा। तो अरशाद है मोदसा। अमन के अचानक कहने पर वो जो बेलन से पेड़ा बेलने में मसरूफ थी अपनी जगह पर साकित होगी। पूरा वजूद लर्ज गया था। सबने बहुत अचानक इसकी जानिब देखा, मगर अरे दादू अपनी बहू की जानिब मत देखे, नज़म का अनवान है मोदसा। अमन ने सुकून से कहा तो रहाब फिर इसकी जानिब मतवज्जा हुई। अब वो क्या कहता है इसकी नज़म, तो क्या इसकी तो पूरी ज़िंदगी का अनवान मोदसा ही था। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आगे से हम रीड करेंगे। अमन ने गला खंखार कर फिर बोलना शुरू किया। मोजज़ा, मैं कच्ची मिट्टी का नन्हा सा पौधा तो आसमान का चमकता सितारा। तेरा मेरा मिलाप मुमकिन नहीं, मगर मोजज़े भी तो इसी ज़मीन पर होते हैं। अमन ने नज़र मुकम्मल की और चुपके से इसे देखा जो अपनी जगह पथराई सी खड़ी थी। वाह भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी नज़म थी, शिफा ने कहा और इसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ कौन सी नज़म का पस मंज़र नहीं जानता। रिहाब, शिफा और रंगीली ने अपने दिल से उन्हें खुश खुर्म और हंसते बसते हुए रहने की दुआएं दी। मोजज़ा जानती थी वो क्या कहना चाहता था या क्या इल्तिजा कर रहा था। इसका ध्यान बटा था और तवे पर पराठा डालते ही उछलकर इसके हाथ पर गिरने लगा। वो हल्की सी चीख मारती उछलकर पीछे हटी। अमन तेज़ी से उठकर एक ही जज्ब तक पहुंचा था। क्या हुआ, आर यू ऑलराइट? अमन ने बेताबी से पूछा। मोजज़ा ने पहलू बदल कर इसकी जानिब से अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। तब शिफा किचन में आई थी। मोजज़ा, तुम ठीक हो ना? शिफा इसके सामने आई तो इसने इस बात पे सर हिला दिया। अच्छा चलो हटो, सब ने खा ली, अब तुम्हारे लिए मैं खुद बनाऊंगी। मामा मुझे भूख नहीं है, इसने आहिस्तगी से कहा। अब क्या कहती? अपने ठीक पीछे खड़े आदमी की इस अजीब सी नज़म ने उसे फिर से खौफजदा कर दिया था। ऐसे कैसे नहीं है, सह देखी है अपनी। अब अगर मामा की नाराज़गी नहीं झेलनी तो चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाओ। जी मामा, इसने मरियल सी आवाज़ में कहते ज़रा सा पीछे मुड़कर देखा। अमन वहाँ से हट कर टेबल पर आ बैठा। मोजा भी बेजान सी कदमों से चलती रिहाब के पास आकर बैठ गई थी। किसी का दिल गुर्दा जिगर मादा उन झुकी निगाहों की पलकों में अटका हुआ था। अमन अब घूंट चाय पीता, वक्तन फ़ौक़्तन एक खैरी निगाह इस पर डाल लेता। जब इसे इसकी तलावत की कारी का पता चला, वो तब से अमन की मौजूदगी अपने आसपास होते हुए भी सुकून से अपार्टमेंट में घूम फिर रही थी। और अमन ने हर तहज्जुद में ये दुआ मांगी थी कि वो जो मसब उला सबाब है, वो कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि वो इससे डरना शुरू कर दे।
यकीनन इसकी दुआ कबूलियत का दर्जा पा गई थी कि उसे पता भी नहीं चला और उसकी ही आवाज़ को उसके डर के खात्मे का सबब बना दिया गया। वो तो शुक्राना भी अदा कर चुका। पढ़ाई कैसी चल रही है? रिहाब अब इसके मुंह में नवाले डालते हुए इससे छोटी छोटी बातें करने में मसरूफ़ थी। बहुत अच्छी दादो, इसने धीमे से जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? कुछ भी नहीं दादो, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता तो इतना सारा। इसने मस्कीन सी शक्ल बनाई तो अमन चाय के कप पर झुका धीमी से मुस्कुरा दिया और शिफा ने आसूदगी से बरसों बाद बेटे के चेहरे पर यह धीमी सी मुस्कुराहट देखी। हाँ तो ठीक है ना, मत पढ़ना, पहले ही इतनी कमज़ोर हो, पढ़ के मज़ीद तीली बन जाओगी। रिहाब ने सुकून से कहा तो शिफा तड़प गई। मामा ये क्या कह रही हैं आप? आपको पता है ना फिर ज़माना एक लड़की की पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। शिफा ने बीच में मदाखलत की। अरे छोड़ो भी शिफा, जब बच्ची से नहीं पढ़ा जाता तो रहने दो। और इसने कौन सा नौकरियां करनी हैं? और वैसे भी एक अरसा गुजर गया, वाइट पैलेस में किसी छोटे बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मेरे तो कान तरस गए हैं। अब जल्दी से अमन और मौजा का बच्चा इस दुनिया में आए और मैं उसे अपनी गोद में खिलाऊं। रहाब ने बड़े सुकून से जानबूझकर कहा। अमन अपनी जगह पर साख्त हो गया था, जबकि मौजा को लगा इसके आसपास छोटे मोटे बम धमाके हो रहे हों। वो तेज़ी से उठकर अपने कमरे में बंद हुई थी। अमन ने शिकायती निगाहों से रिहाब की जानिब देखा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रिहाब ने पोते को तसल्ली दी और उठकर इसका माथा चूमा। दोनों नहाओ फूदो फलो पता नहीं क्या लिखा है। रिहाब ने उसे मज़ीद छेड़ा तो वो झिम गया और चाय की जानिब मुतवज्जा हो गया। शिफा ने सरगोशी में इसका माथा चूमा। तब इसका फ़ोन रिंग हुआ तो नंबर देकर इसने कीदत से कॉल यस करके कान को लगाई। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मोहम्मद सालेह साहब, जैसे मैं काफ़ी हफ्तों से आपकी इस कॉल का इंतज़ार में था, वो बात ही किए गया। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिस्टेक्स ना हो। अर्श आज तकरीबन हफ्ते बाद वाइट पैलेस वापस आया था। इसने और रहान ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस लड़की और जिंदा जल के मर जाने वाले ख्वाजा सिरा के मुजरिमों की गर्दन तक पहुँचने में, और वो मंजिल के बहुत करीब भी थे। वो संजीदगी से लॉन में दाखिल हुआ तो नहीं जानता था कि कोई कहीं से उसे देखकर अपनी जगह पर ठिठक कर रुका है। वो तवील तरीन कॉरिडोर क्रॉस करके बेसमेंट में गायब हुआ था। बेसमेंट में सामने ही इसे बिना किसी फाइल पर झुकी दिखाई दी। वो पागल या बच्चा नहीं था, सॉरी, जो नोट ना करता कि एक हफ्ता गुजर चुका है। बंटी इससे खिंची खिंची रहती थी और ये बात इसके लिए मजीद गम और गुस्से का बायस बनी हुई थी। अर्श ने करीब आकर हस्ब मामूल इसकी चोटी खींची। भाई, वो जो बेध्यानी बैठी थी अचानक इस कार्रवाई पर बिलबिलाती चीखी। अर्श आज काफ़ी दिनों बाद हंस दिया। क्या हो रहा है बिलबतौड़ी? अर्श अपनी पहले वाली टोन में वापस आया था। इसी फाइल पर काम कर रही थी जो आपने दी थी, बंटी ने कहा। अच्छा, मैं यही फाइल लेने आया था, तो वहाँ के अपार्टमेंट चलो मेरे साथ, मिलकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाएं। बंटी ने अपना दामन बचाया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा बीना, अगर तो ये तुम इसकी वजह से कर रही हो तो मत करो, क्योंकि अब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं, यकीन करो मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मैं इससे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरे बाकी रिश्तों पर आंच भी आई तो मैं उसे वहीं वापस फेंक आऊँगा जहाँ से उठाकर लाया था। अर्श का लहजा इंतहाई सर्द और सपाट था कि एक मरतबा तो बंटी की भी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट सी हो गई। ये क्या कर दिया था इस लड़की ने कि एक जीते जागते इंसान का चट्टानों जैसा पत्थर और सख्त बना डाला था। संडे के दिन तो बख्श दें, छुट्टी करने दे, तुम चलो, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, हान हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अच्छा चलें, बंटी ने कहा और इसके साथ हो ली। वो लोग लॉन क्रॉस कर रहे थे, तब एक गैर मामूली नज़ारा देखा। काफ़ी सारे ख्वाजा सिरा बच्चे लॉन में कारपेट बिछाए बैठे थे और वो उनके दरमियान बैठी उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। हैरत की बात यह थी कि आज वो इस मखसूस सफ़ेद कफन में मलबूस नहीं थी, बल्कि सादा सा पिंक कलर का सूट में थी, जिसमें खुद गुलाबी खिलता गुलाब लग रही थी। दुपट्टा हिजाब स्टाइल में लिया हुआ था। दिया ने सामने देखा, मगर इसने एक नज़र से देखा था। दिया को इन आंखों में हैरत का अंसर, मगर फिर फ़ौरन सर्द महरी दिखाई दी। फिर वो निकाहें फेर गया। यहाँ क्यों जम गई हो, चलो अब। अर्श ने बंटी को छिड़का तो इसके रखे कदम फिर चलने को तैयार हुए। सुनिए बीना, रुकिए। एक बारीक सी आवाज़ की पुकार पर दोनों अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गए। वो वहाँ से उठकर भागकर उनके करीब आई थी। वो दोनों पीछे मुड़े। वो बंटी की तरफ जाने मुतवज्जा हुई। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमने आपसे बहुत बदसलूकी की, आपका जाने क्या कुछ बोल दिया, हमें माफ़ कर दीजिए, दिया ने नम लहजे में कहा। तो बंटी ने हैरत से इस काय पलट पर उसे देखा और एक चोर निगाह इस पर भी डाल ली, जो बेतासुर चेहरा लिए इसी को जानिब देख रहा था।
कोई बात नहीं, हमें देखकर अक्सर लोगों को गलतफहमी हो ही जाती है। इस माशरे में हमारी औकात जो बस इतनी है या हैसियत, तो एक गलतफहमी आपको भी हो गई तो कोई बात नहीं। ना चाहते हुए भी बंटी का लहजा ज़रा तल्ख हो गया था। इतने दिनों से इस डिप्रेशन के ज़ेर असर वो ढंग से यूनी भी नहीं जा पाई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम चलो बंटी, यहाँ से टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। अर्श ने दरिश्तगी से इसकी बात काटते बंटी से कहा, वैसे आपने मुझसे ज़्यादा तो मेरे भाई का दिल दुखाया, तो सबसे पहले माफ़ी तो आपको उनसे मांगनी चाहिए थी। बंटी के कहने पर वो दम साथ गई थी, मगर अर्श ने बंटी को खूनख्वार निगाहों से घूरा। वो उकता कर खुद वहाँ से जाने लगा, जब चंद अल्फाज़ों से ठिठक कर रुक जाने पर मजबूर किया। वो हमारा और उनका आपस का मामला है, हम मिलकर खुद उसे सुलझा लेंगे। बस आप एक मरतबा हमें माफ़ कर दें। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। अर्श ने बंटी को कहते सुना, फिर से सर झटक कर आगे बढ़ गया, मगर अमन की फ़ोन कॉल पर उसे रुक जाना पड़ा। बंटी चंद कदम चलकर इस तक आई तो अर्श ने बंटी को कुछ कहा। वो वापस चलकर दिया तक आई, जो बच्चों के करीब आकर फिर उनके दरमियान बैठ गई। भाभी, आप लॉन्च में चलिए, आपसे कुछ मेहमान मिलने आए हैं। बंटी ने उससे आकर कहा तो दिया ने हैरत से बंटी को देखा। हमसे मिलने? मगर कौन? वो घबरा गए। आप चलें तो सही, आज बच्चों को, बार बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना, आप चलें तो सही, आज बच्चों को छुट्टी दे दें और अंदर लॉन्च में चलें। बंटी ने कहा तो उसने उलझन ज़दा सी बच्चों को छुट्टी दे दी और ख़ुद उठकर खड़ी हुई। एक नज़र फिर इसकी जानिब देखा, जो लाताल्लुक़ सा बना लॉन के फूलों की जानिब देखता जाने क्या दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। दिया ने वाइट पैलेस में गैर मामूली हलचल सी महसूस की थी, क्योंकि बड़ी बड़ी 2-4 गाड़ियाँ वाइट पैलेस के ड्राइवर पे आकर रुकी हुई थी, और वो जो कोई मेहमान भी थे, अंदर से पिंकी पाशा, इब्राहिम, सोहम खान और कबीर खुद उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आए थे। इशाल अपने केबिन में बैठा किसी पेशेंट की फाइल खोले उसकी केस हिस्ट्री चेक कर रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कमेन। इशाल ने इजाज़त दी तो दरवाजे पर खिज़र को देखकर उसे हैरत हुई। आओ खिज़र, कोई काम था? ईशान इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं छोटे पापा, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है। खिज़र ने बेहद संजीदगी से ईशान को कहा तो ईशान बेतहाशा चौंका था। खिज़र, जो कि वाइट पैलेस सबसे ज़्यादा शरारती और चुलबुला था, हर वक्त हंसता हंसाता, इसके चेहरे पर इतने सर्द और सपाट तासुरात थे कि ईशान भी कुछ लम्हों के लिए तो परेशान ही हो गया। आओ बैठो, क्या बात है, क्या हुआ मुझे बताओ। ईशान ने फाइल बंद की। खिज़र सामने कुर्सी पर बैठा, इसके हाथ में एक पेपर भी था। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ छोटे पापा। मुझे आप बताएं कि इस वक्त आपकी साहबजादी पर सबसे ज़्यादा किसका हक है? ईशान ने इस अजीब व गरीब सवाल पर खिज़र की जानिब हैरत से देखा, जिसके लहजे में एक अनदेखी तपिश सी थी, मगर वो अदब से टेबल पर निगाहें जमाए बैठा था। जाहिर है तुम्हारा यानी इसके शौहर का इस पर सबसे ज़्यादा हक है। अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तहमीद बांधने का या घुमा फिरा कर बात करने का क्या मकसद है? खिज़र, यार तकलीफ़ छोड़ो और टू दी पॉइंट बात करो, हुआ क्या है आखिर? मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इल्म में लाए बगैर आपने इस चीज़ की इजाज़त दे कैसे दी एलिज़े को? खिज़र ने वो पेपर ईशान के हाथ में थमाया, जिसे ईशान ने थामकर बड़ी तेज़ी से खोलकर देखा, मगर अगले लम्हे ईशान की आंखें हैरत से फैल चुकी थीं और खिज़र समझ गया कि इसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है कि यकीनन इस बात का इल्म ईशान कबीर को भी नहीं था। इस पेपर पर मेरे साइन मौजूद है, मगर ये इस पेपर पर कैसे आए मुझे इल्म नहीं, यानी ये साइन नकली हैं और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ये मुझे अभी पता चला, जिसके लिए एलिज़े को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेडिसिन का 1 डोज ले चुकी है, बाकी के 2 बाकी हैं। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बड़ों के होते हुए इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी। सेकंड्स लगे थे ईशान के माथे की रगें फूलने में। सोचा नहीं था वो जो अपनी छोटी से छोटी बात उससे शेयर करती थी, अब यूँ ईशान कबीर के नकली साइन लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी से खेल जाएगी। छोटे पापा, मैं अब इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ और मैं ये हैंडल कर भी लूँगा, मगर मुझे आप ही बल्कि अभी इसी वक्त रुखसती चाहिए। खिज़र ने कहा तो ईशान ने ख़तरनाक हद तक संजीदगी लिए हुए चेहरे के साथ अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम डैड, खैरियत? एलिज़े की मसरूफ़ सी आवाज़ आई। हाँ, मेरे केबिन में आओ अभी और इसी वक्त। यस डैड। एलिज़े का माथा ठनका, मगर फ़ोन रखकर फ़ौरन फार्मेसी से ईशान के केबिन की जानिब निकली। इतनी देर में खिज़र ने अर्शन को एक छोटा सा मैसेज सेंड किया था, जिस पर रोके की मोहर लगा दी गई। तकरीबन 5 मिनट में वो ईशान के केबिन में थी, मगर वहाँ खिज़र की मौजूदगी उन दोनों के चेहरे के इतने अजीब तासुरात देखकर वो चौंकी ज़रूर, मगर नॉर्मल रही। खिज़र एक नज़र उसे देखा, जो टी पिंक पजामे के ऊपर टी पिंक शर्ट सी फ्रॉक में, डॉक्टर्स कोट पहने, स्कार्फ गले में बांधे, मुंह पर मास्क लगाए, काफ़ी फ्रेश सी लगने की कोशिश कर रही थी। यस डैड। एलिज़े, मैंने तुम्हें 3 मंथ्स के लिए तुम्हारी जॉब से सस्पेंड किया और अभी और इसी वक्त तुम्हारे शौहर को तुम्हारी रुखसती दी। खिज़र, ले जाओ इसे यहाँ से। अल्फाज थे कि बम धमाके। एलिज़ा अपनी जगह पर जम सी गई। लेकिन डैड,
वो बुलंद आवाज़ में बोलने लगी जब इतनी ही तेज़ी से ईशान ने इसकी बात काट दी, मगर वो एलिज़ा की जानिब मुतवज्जह नहीं था। खिज़र, मुझे एक सीरियस पेशेंट की केस हिस्ट्री चेकआउट करनी है और वो भी बहुत सारे काम हैं। अपनी बीवी को ले जाओ यहाँ से, टाइम नहीं मेरे पास बहस का। ईशान ने दांत पीस कर खिज़र से कहा तो वो अपनी जगह से उठा। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? सस्पेंड मैंने क्या किया है आखिर? वो चिल्लाई। ईशान ने खिज़र को घुरा वोट कर एलिज़ा की जानिब बढ़ा। एक खबरदार, दूर हटो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डैड, बताएं मुझे क्या हुआ? खिज़र, ले जाओ इसे यहाँ से, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता इसकी। ईशान धाड़ा। एलिज़ा जो ईशान के करीब आई थी उछलकर एक कदम पीछे हटी। खिज़र ने इसकी कलाई दबोची और उसे लेकर बाहर निकलता चला गया। वो एहतजाज करती रही। हॉस्पिटल था, ज़्यादा शोर तो नहीं मचा सकती थी, मगर जैसे ही खिज़र ने उसे अपनी गाड़ी में धकेला वो बिलबिला उठी। खिज़र, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ लाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। क्या कहा था तुमने डैड से? मुझे क्यों सस्पेंड किया उन्होंने? वो खिज़र के दस्त गिरबान हुई। खिज़र ने संजीदगी से उसे वापस गाड़ी में धकेला और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इससे पहले वो रोती चलाती फिर गाड़ी से उतरती। खिज़र ने गाड़ी स्टार्ट की थी। गाड़ी अब हाईवे पर रवां थी और वो सस्पेंड किए जाने और अपने डैड एलिशान की इस नाराज़गी की वजह से सिसकती रही। इसने बारहा खिज़र से पूछा कि बात क्या है, मगर वो अपने होंठों पर खामोशी को कुफल लगाए बैठा था। मिजाल है जो बोल कह दिया हो, बल्कि जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। खिज़र की कोशिश थी कि वो अपना गम और गुस्सा जब्त कर जाए, जो किसी सूरत कंट्रोल में रहने के नाम नहीं ले रहा था। तभी वो खामोश था, बहुत खामोश, मगर ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी का पेश खैमा भी साबित हो सकती थी। गाड़ी एक झटके से रुकी। एलिज़ा ने सर ऊपर उठाकर देखा तो एक मर्तबा फिर खुद को इब्राहिम हाउस के बाहर पाया। उतरिए नीचे, संजीदगी से कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना। मुझे शराफत से वाइट पैलेस छोड़कर आओ खिज़र। वो गुर्राई। दिमाग ख़राब मत कीजिए एलिज़ा, उतरिए। वो दांत पीस कर बोला था और गाड़ी से उतरा, मगर एलिज़ा टस से मस ना हुई। खिज़र ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाहर आए गाड़ी से, खिज़र ने कहा। एलिज़ा ने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की, जो कि खिज़र ने आसानी से नाकाम बनाते हुए एलिज़ा को गाड़ी से बाहर घसीटा। वो अब जाहिराना तेवर लिए उसे कलाई से दबोचकर अंदर लाया और लॉन्च में धकेलकर डोर लॉक करके वापस चला गया। एलिज़ा जानती थी इब्राहिम हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता। इसने पुराने पासवर्ड लगाने की कोशिश की, मगर वो तब्दील कर दिए गए थे। अब इसका यहाँ से जाए फरार ढूंढना पाना वहाँ मुमकिन था। यह आज से हफ्ते भर पहले की बात है, जब हॉस्पिटल में एक थैलेसीमिया की पेशेंट आई। वो 13-14 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे और बच्ची की जान बचाने को खून की अशद ज़रूरत थी। तब बच्ची का खून सिर्फ एलिज़ा के खून नेगेटिव से मैच किया। इस वक्त खिज़र हॉस्पिटल में मौजूद था, मगर ये बात एलिज़ा के इल्म में नहीं थी। बात तो तब बिगड़ी जब एलिज़ा ने तमाम डॉक्टर्स के सामने खून देने से साफ साफ मना कर दिया और बहाना ये गढ़ा कि वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही है। ये बात खिज़र के दिलो दिमाग में ऑक्टोपस की तरह चिमट गई कि एक मरती हुई मरीज़ा को एलिज़ा ने खून देने से इनकार क्यों किया, क्योंकि वो तो लेडी एक्सोशियस थी। अगर बस चलता तो अपनी सांसें भी किसी को बचाने की खातिर दान कर देती। इसके बाद हॉस्पिटल में ही 2-3 दफ़ा वो चिकरा कर गिरते गिरते बची और जब डॉक्टर ने इसका चेकअप करने की कोशिश की तो वहाँ से साफ आएँ बाएँ शाएँ करके बहाना करके भाग निकली। अब तो खिज़र को यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तब इसने बड़ी खामोशी से रात को उसे नींद में सोते हुए बेहोश करके इसके खून के सैंपल लिए थे, फिर इसका मुकम्मल टेस्ट करवाया। इसके सर पर इंकशाफ बम बनकर गिरा कि एलिज़ा के खून में किसी मेडिसिन की ड्रग की सैंपल मौजूद थे। मज़ीद इंक्वायरी करने पर पता चला कि मोहतरमा ने किसी फार्मा इंटरनेशनल कंपनी की मेडिकल टीम को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए बनाई गई एंटीडोट मेडिसिन को खुद पर टेस्ट करने के लिए खुद को डोनेट कर दिया है। जानवरों पर तो वो टेस्ट हो चुके थे और मेडिसिन कामयाबी हो चुकी थी, मगर वो मेडिसिन किसी इंसान पर अभी टेस्ट नहीं हो पाई थी। वो मेडिसिन असरअंदाज हो ना हो, मगर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे। वो जान से जा सकती थी। इस डोनेशन पेपर जिस पर इसके और इसके गार्जियन के साइन होने थे, इजाज़तनामे के तौर पर इस पर साफ साफ लिखा था कि वो इस टेस्ट से जान भी जा सकती थी। या किसी और साइड इफेक्ट की सूरत में कभी मां ना बन पाती, कोई और खून की खराबी या सर के बाल सारे बार गिर जाते, या ऐसा कुछ भी हो सकता था। 3 डोज में से वो 1 डोज बगैर किसी को बताए, बगैर किसी के इल्म में लाए जाली साइन करके बड़ी आसानी से ले चुकी थी। खिज़र ने एलिज़ा का साइन शुदा वो एग्रीमेंट हासिल कर लिया। वो पेपर और उसके मेडिकल रिपोर्ट जो कुछ देर पहले एलिशान को दिखाए थे, इनके हॉस्पिटल की
फार्मोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड होने की वजह से इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर इरशान ने उसे सस्पेंड कर दिया और खिज़र ने ज़बरदस्ती ही सही रुखसती ही ले ली। अब इस सब तरीके से इसका मिजाज दुरुस्त करने की ठान ली थी। एलिशान ने एक मेडिकल टीम खिज़र के साथ इब्राहिम हाउस भेजी थी। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। वो अंदर लॉन्च में दाखिल हुए तो वो जो सामने सोफे घुटनों में मुंह दिए बैठी थी, खिज़र को जाने पहचाने चेहरों को अंदर आता देख बुरी तरह चौंकी। वो लोग इसी के करीब आए थे। एक डॉक्टर ने अपनी किट निकालकर एक इंजेक्शन निकाले। सब क्या हो रहा है खिज़र? एलिज़ा चौंकी थी, मगर उसे कुछ भी कहने और सुनने का मौका दिए बगैर खिज़र ने एलिज़ा को पकड़ा। ये क्या हो रहा है खिज़र? छोड़ो मुझे। वो मछली, मगर खिज़र की पकड़ में इस कदर सख्ती थी कि वो उसके बाजू में फड़फड़ा कर रह गई। डॉक्टर ने एलिज़ा के बाजू में इंजेक्शन लगाया और ओके का सिग्नल दिया। खिज़र ने इस बात में सर हिलाकर उन्हें चले जाने की इजाज़त दी। एलिज़ा फटी फटी निगाहों से खिज़र को देखे गई, चुप किचन की जानिब गया और पैक्ड फूड गर्म करके ट्रे तैयार करके लाया। खिज़र मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। खिज़र ने ट्रे टेबल पर रखे और एलिज़ा ने आकर इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जब दबोची। पी जाएं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरी शहरत जितने करीब आ जाएं। चेहरा बेताज़ा था मगर लहजा इस कदर मायनेखेज़ और सराता सा था। ऊपर से खिज़र की शहादत की उंगली ने इसकी कनपट्टी से लेकर गर्दन और फिर दिल के मकाम तक का सफ़र किया तो एलिज़ा करंट खाकर इससे दूर हटी थी, मगर खिज़र ने इसकी कलाई दबोचकर उसे सोफे पर बिठाया। खाना खाएं। मुझे नहीं खाना। लगता है आप मेरी कुर्बत के लिए कुछ ज़्यादा ही मचल रही हैं, तभी आपको रूम में जाने की जल्दी है और इसीलिए ही शायद खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। एक मर्तबा फिर खिज़र ने इसी लहजे में टोंट मारकर एलिज़ा को सरता पैर सुलगा कर राख किया था। खिज़र अपनी हद में रहो, वो चिल्लाई। मेरी हदूद आपके वजूद के पैर के नाखून से शुरू होकर सर के बालों पर ख़त्म होती हैं, तो यकीन रखें मैं अपनी हदूद में ही हूँ। इनसे तजावज़ कभी नहीं करूँगा। खिज़र ने फिर पैंट के पॉकेट्स में हाथ डाले सुकून से कहा था। सुबह की भूखी प्यासी इससे मुंह मारी कर और हलकान हुई तो चुपचाप ट्रे आगे खिसकाई। वो भी इसके पास बैठ गया। लाताल्लुक सा बना खामोशी से खाना खाने लगा था। खाना खाकर वो किचन में जा चुका था। एलिज़ा खाना खा चुकी तो ट्रे लेकर किचन में गई और रब की बार उसने सुलह जो लहजा इख्तियार किया। खिज़ा मुझे वाइट पेरिस ले चलो, मुझे डैड से पूछना है कि उन्होंने मुझे सस्पेंड क्यों किया। कॉफ़ी पियेंगी? सवाल गंदुम जवाब चने का मुतरादिफ। खिज़र ने इत्मीनान से पूछा। नहीं, तुम मुझे वाइट पेरिस लेकर चलो अभी और इसी वक्त मुझे डैड से पूछना है। वो फिर चीखी। मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा आपको। खिज़र ने कॉफ़ी का मग हाथ में थमाया। खिज़र तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? एलिज़ा रोने लगी। तब वो इसे कलाई से थाम कर अपने कमरे में लाया और उस कमरे का माहौल देख एलिज़ा की सांस साख्त हो गई। खिज़र उसे बेड पर बिठाकर सामने सोफे पर जा बैठा और कॉफ़ी पीने लगा। ताज़ा गुलाबों से लदा फंदा वो कमरा, फसुखेज़ माहौल, बेड पर बिखरी पत्तियाँ, कमरे में जा बचा रखी सेंटेड कैंडल। एलिज़ा को तो तलों पर लगी, सर पर बुझी। वो गुस्से से तनतनाती उठी तो कमरे की हर चीज़ तहस नहस करने लगी। खिज़र इत्मीनान से सोफे पर बरजमान टांग पर टांग रखे घूंट घूंट कॉफ़ी के तल खूंट अपने अंदर उंडेल रहा था, जबकि वो चीखती चलाती सिसकती रोती ताज़ा फूलों से सजाई गई सेज और मिसहरी को तहस नहस करने में मसरूफ़ थी। काश कोई ऐसा इसम कोई तावीज़ होता जो इस पागल लड़की का दिल बदल देता। कोई ऐसा इसमें आज़म पर जो इश्क बहा दे सजदों में और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिर रुक, एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आँखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? खिज़र ने सर से आ भरी। खिज़र का ये इत्मीनान बरकरार रहता अगर वो शोला जवाला बने इसकी जानिब ना लपकती। हाथ की एक ज़रब से कप ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ था और इसने बहुत अचानक खिज़र को गिरबान से घसीट कर अपने रूबरू खड़ा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खिज़र जबरान? हाउ डियर यू! हुई कैसे हिम्मत तुम्हारी डैड से रुखसती के लिए बोलने की, मुझे इब्राहिम हाउस के अपने इस बेडरूम में लाकर फेंकने की? नहीं मानती मैं ये रुखसती तो क्या करोगे तुम? हाँ, बल्कि मुझे अभी के अभी डाइवोर्स। एलिज़ा के अल्फाज तो मुंह में ही दम तोड़ा था जब सामने वाले शख्स ने पिछली गर्दन से इसके बाद इस सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़े कि एक मर्तबा तो एलिज़ा भी शॉक स्टेट में फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी, जिसकी सर तासुरात पर पथरीली निगाहों ने उसे अपनी जगह पर साख्त किया था। एलिज़ा छटपटाई, मगर वो उसे यूं ही बालों से खींचकर बेड की साइड दराज तक लाया। इसमें से एक पेपर निकालकर इसके सामने लहराया। एलिज़ा की निगाह इस पेपर पड़ी तो वो सांस लेना भूल गई। यूं इसका राज खुल जाएगा किसे मालूम था। अब आप मुझे बताएंगे एलिज़ा कि ये क्यों किया आपने? आपकी ज़रूरत कैसे हुई ये करने की? वो हलक के बल चिल्लाया था और एलिज़ा को लगा वो बेजान हो जाएगी। एलिज़ा पल भर में झाग की तरह बैठ गई थी। काफ़ी सुकून से खिज़र का हाथ अपने बालों से हटाया। खिज़र के हाथ में इसका साइन शुदा पेपर मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने वही किया खिज़र जो हमारे बड़े करते आए हैं। मैंने वही किया जो हम खुद को फरामोश करके दूसरों के लिए करते हैं। शट अप एलिज़ा, जस्ट शट अप।
ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे बड़े जो करते आए हैं वो सरासर दूसरों के लिए होता है, मगर वो इस सब में खुद को या खुद से जुड़े रिश्तों को फरामोश नहीं करते। आपको क्या लगता है आपके इस वजूद पर सिर्फ आपका हक है? बिल्कुल नहीं, आपसे भी ज़्यादा आपके वजूद पर अब मेरा हक है और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। फिर हिम्मत कैसे हुई छोटे पापा की नकली साइन करके मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा स्टेप लेने की, अपना पूरा वजूद ही डोनेट करने की? खिज़र के सर तासुरात और तरक सैजा मलकियत और हक की बातें एलिज़े को हजम नहीं हो रही थी, मगर अब वो हाइपर नहीं हो रही थी। समझने की कोशिश करो खिज़र, अगर ये मेडिसिन कामयाब हो जाती है तो ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम। शट अप एलिज़े, आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि आपके वजूद पर आपके अलावा सबसे ज़्यादा हक आपके अपनों का है, मेरा है। और सब बातें ठीक, वो ठीक बातें जाएं भाड़ में, मगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी से खेलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। बात यहीं ख़त्म। नहीं, बात कहाँ ख़त्म नहीं हुई खिज़र, मैं बाकी की भी 2 डोज लेने वाली हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे। एलिज़ा ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न किया। खिज़र की बर्दाश्त की हर हद पार हुई। तब उसने आगे बढ़कर इसके कमर के गिर्द बाजू हुमायल किए थे। इस गिरफ्त में इस कदर सख्ती और शिद्दत थी कि एलिज़ा बुखला गई। वो कहते हैं ना एलिज़ा कि अगर दुनिया के तमाम अंधों को बिनाई दे दी जाए फिर भी इस दुनिया पर 2 अंधे रह जाएंगे। एक आप जिन्हें मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून नज़र नहीं आता, और दूसरा मैं खुद, अंधों का सरदार, जिसे आपके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। खिज़र की शिकस्ता लहजा भीग चुका था। इसके कान में कहते इसके लहजे में नमी घुली थी। खिज़र के लबों ने इसके कान की लू को छुआ तो एलिज़ा की रूह फना हुई। खिज़र छोड़ो मुझे, और अब ये मत बोलना कि तुमने ये सब डैड को भी बता दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे सस्पेंड किया और डांटा। एलिज़ा ने बेबसी के एहसास से इसके कंधे पर मुक्के बरसाए। मैं ऐसा कर चुका हूँ एलिज़ा। खिज़र के कहने पर एलिज़ा के आंसू खिज़र के कंधे पर गिरे थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया खिज़र, आई हेट यू। एलिज़ा इसकी बाहों में मछलियों से सकती बोली। आप कौन सा मुझे फूलों के हार पहना रही हैं एलिज़ा, बट स्टिल आई इश्क यू। खिज़र ने मजीद से खुद में भेजा, बेबसी से अपने लब कुचले थे। खिज़र, डैड मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। वो मज़ीद रो दी। खिज़र ने इसकी पिछली गर्दन के गिर्द हाथ लपेटा और इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसकी आंखों में झांका। और अगर ऐसा हो कि मैं आपसे बात ना करूं लीज़ा, और आपसे नाराज़ होकर आपको अपनी शक्ल तक ना दिखाऊं, फिर क्या था इन निगाहों में? चाहा, जज्बों और मोहब्बत का एक ठाटे मारता समंदर जिनमें एलिज़ा डूब गई। फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी खिज़र। एलिज़ा ने इसका गिरेबान पकड़ा गुर्रा कर कहा। तभी वो तरीक़ा सा मुस्कुराया। वो तो आप लेने ही वाली थी एलिज़ा, अपनी जान से खेल के। अच्छा एक बात बताएं, क्या मेरी मोहब्बत, मेरा वजूद आपके लिए इतना ही अर्जा है? क्या आपने इतना बड़ा फ़ैसला लेते हुए मेरे बारे में सोचा तक नहीं? ऐसा क्यों है एलिज़ा? क्या मेरी मोहब्बत ने आपके पत्थर दिल पर ज़रा सा भी असर नहीं किया? क्या मेरे जज्बे आपके लिए कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रखते? क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ? क्या मेरे ना होने या होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मेरी मोहब्बत से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? खिज़र आज इसकी आंखों में झांककर पूछ रहा था। जज्बों से चूर, भारी बोझा गंभीर लहजा एलिज़ा को कमज़ोर बनाता चला गया। ऐसे भी वो इसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोल सकती थी कि वो इसके लिए कुछ नहीं है? इसके होने ना होने से एलिज़ा को फ़र्क नहीं पड़ता था। एलिज़ा ने निगाहें झुकाई थी। खिज़र को इसके सवाल का जवाब मिल चुका था, तभी फिर दिल का मुद्दा कहने की हिम्मत कर पाया। यह आपका वजूद आपके लिए अर्जा होगा एलिज़ा, मगर मुझसे पूछिए इसकी कीमत मैं बताऊं कि मेरे लिए कितनी अनमोल, कितनी खास, कितनी अहम और कितनी ज़रूरी है आप। खुद को दान करने का इतना ही शौक़ है तो ये वजूद, इस मोहब्बत को दान कीजिए जिसे आपके बगैर सांस तक नहीं आता। खुद को इसके हवाले, इसके सुपुर्द कीजिए ना, जो आपके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। खिज़र के बोझल लहजे ने आज एलिज़ा को चारों शाने चत किया था। तभी मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाई कि यूं महसूस होता था जैसे जुबान तालू से चिपक गई है, मगर इसके अगले अमल ने खिज़र के रगों पे में सरशारी सी भर दी थी कि वो खुद की सुपुर्दगी के आलम इसके सीने में मुंह छुपा गई। खिज़र ने उसे खुद में भेजा था। काफ़ी देर उसे सीने से लगाए महसूस करने के बाद खिज़र ने उसे अपनी बाहों में भरा बेड पर लिटाया था। खुद उसके करीब नीम दराज होकर इस पर पूरी तरह झुका। खिज़र ने इसके चेहरे का एक एक नक्श अपने लबों से महसूस किया। एलिज़ा आंखें बंद के वो शिद्दत भरे लम्स महसूस करे गई। खिज़र ने नरम गुलाबी लबों को देखा जिन्होंने इसके सीने में एक प्यास सी भड़का दी थी। एलिज़ा ने इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोची थी। एलिज़ा की उथल पुथल होती सांसों के बीच इसने खिज़र के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर बेसुध। अब तो वो खुद को नहीं रोक सकता था। तभी खिज़र ने इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उन्हें बेड से लगाया। भरपूर तरह से शराब होकर वो खुद ही नरमी से पीछे हटा तो एलिज़ा का सांस धूकने की तरह चल रहा था।
खिज़र प्लीज़। इसके होंठ अपनी ब्यूटी बोन पर महसूस करके अलीज़ा रूहान सी हुई, मगर आज खिज़र इसकी सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। वो झुका और इसकी गर्दन में मुंह दिया। इसकी सुलगती गुर्बत और शिद्दत भरे लम्स अलीज़ा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, क्योंकि अब उसने इसकी कमर को थाम कर ज़रा सा ऊपर और एक नाकाबिले फ़हम जसारत की खिज़र। अलीज़ा ने फिर बेहाल होते हुए पुकारा, मगर वो फिर से इसकी आवाज़ का गला घोटता अपनी मनमानियों पर उतर आया था। खिज़र ने इसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसकाई तो अलीज़ा को लगा वो बेजान हो जाएगी। जब इसके होंठों गहराइयों में उतरने लगे तो अलीज़ा की खुद की जान लबों पर आ गई। अलीज़ा ने इसे खुद से दूर करके झटकते करवट बदली। तब खिज़र के लबों ने इसकी कमर के नरमाहे पूरी शिद्दत से महसूस की। अलीज़ा ने शर्ट शीट मुट्ठियों में भेजी थी। खिज़र का हाथ सांप की तरह इसके पहलू से लिपटा था। आज इसके मुँह और तूफान को रोक पाना नामुमकिन था। वो अलीज़ा के वजूद में डूबता चला गया। रात बहुत गहरी और पुरसुकून थी। रात की बेरंगियों में दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे में गो मोहब्बत की मिराज को छूते एक दूसरे की ज़ात की तकमील करने में मगन थे। ZCOZ। वो सोफे की पुष्ट पर बैठा एक टांग पुष्ट की दाएं बाएं लटकाए उससे होर्स बनाए हलक फाड़ रहा था। फुलजा, जिसे आज इसने पास्ते की फरमाइश करके अजीब पख में डाल दिया था, बड़े बुरे बुरे मुंह बनाती किचन से बाहर निकली। क्या बात है दाशु, क्यों शोर मचा रहे हो? फुलजा ने उसे घूरा। हे, ये अपनी फ्रॉक जैसी आइज से मुझे मत घूरो। यू द शो। तुमने अभी एक और बार भी मेरी आंखों को फ्रॉक जैसी आइस कहा तो देखना। वो चटक कर बोली। ओके राइट, अब नहीं बोलूँगा, बट ग्रीन पैरेट तो बोल सकता हूँ ना। वो लापरवाही से कंधे उचकार कर बोला। फुलजा को सदमा ही तो लगा, मतलब तोता चश्म। इससे अच्छा तो ग्रीन फ्रॉग ही था। दाशु के बच्चे। वो दांत पीस कर बोली। हैं, किधर हैं दाशु के बच्चे? दाशाब ने सदमे से इधर उधर देखा। सी, तुम कब प्रेग्नेंट हुई, कब हॉस्पिटल गई, कब वहाँ से बेबीज लेकर आई? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसने रूठा हुआ मुंह बनाकर अपनी ही आंखें तो फलजा का दिल किया माथा पीट ले। बोल कर खुद ही शर्म से पानी पानी हो गई थी। तभी पैर पटकती किचन से वापस चले गई। कोई मायने के साथ बहुत गहरा मुस्कुराया। वो जैसे तैसे पास्ता बना चुकी थी। वो इसके पीछे ही किचन में आया था, मगर ये देखकर इस बेवकूफ़ लड़की ने अपने स्कार्फ से पकड़कर चूल्हे से कोई चीज़ उतारी होगी, क्योंकि स्कार्फ आग पकड़ चुका था और इसने वो स्कार्फ का पहलू यूं ही अपनी पुश्त पर गिरा लिया। तशाब ने तेज़ी से आगे बढ़कर बगैर कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से इसके गले से स्कार्फ खींचा। वो जो अपने ध्यान में थी, यूँ स्कार्फ खींचे जाने पर झटके से पीछे मुड़कर शिद्दत से इसके सीने से टकराई। खुशबू में रचे इस वजूद ने किसी के दिल में हलचल सी मचाई थी। दूसरी तरफ फलजा को फिर आज इसकी ताकत महसूस करके हैरत का शदीद झटका लगा। ये देखो अंधी जी, आग लगा लेती अभी और जलकर ये नाक पकोड़े जैसी हो जाती। दाशु ने पहले इसके स्कार्फ की जाने इशारा किया, फिर इसकी छोटी सी नाक दबाई। ओ, मुझे पता ही नहीं चला। वो स्कार्फ की जाने मुतवज्जा हुई। वो स्टिल उससे अपनी बाहों के सार में भरे खड़ा था। पास्ता जल जाएगा दाशु, हटो पीछे। वो चीखी। जैसे तैसे वो सब्जियों का मिक्सचर कम कचूमर ज़्यादा प्लेट में डाला। ये लो दाशु के। फलजा की ज़ुबान में फंसनी चाहिए, मगर वो दांतों तले लब दबा गई। ये लो, मैंने बहुत इतनी मेहनत से बनाया है, पूरा खाना होगा उसे। फलजा ने उसे डाइनिंग चेयर पर बिठाया। बाहर आहान की गाड़ी शेरवाला में दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से उतरकर लंबे डग भरता अंदर आया। किचन से आती आवाज़ सुनकर किचन में ही चला गया। प्यारे रीडर्स, यहाँ पर जो है पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। गुड बाय।